हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है बीएम क्लासेस के ऊपर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ आवर लाइफ। और दोस्तों, आप चाहे कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको रिवीजन के लिए लेक्चर चाहिए हैं, या फिर आप अपने स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल द यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम इसकी एक तरह से रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले बैठकर रिवीजन नहीं कर पाते, तो आपका भाई हर्ष भारद्वाज आप सभी आगे आ चुका है और अभी हम लोग एक साथ बैठकर रिवीजन करने वाले हैं पूरे के पूरे चैप्टर की। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जो जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनको अच्छी लगती है तो पढ़ा कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज नेगेटिव कमेंट मत कीजिए करिए। अगर मैं एक चैनल का नाम लूं, वैसे मेरे को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका चैनल का नाम है @बायोलॉजी वाला। भाई वो खुद अपने चैनल के ऊपर डालते हैं समथिंग टाइप वीडियो, मतलब पढ़ाने की या फिर ऐसी टाइप की वीडियो। मुझे उनसे कोई घृणा नहीं है, लेकिन उनको मुझसे बहुत घृणा है। वो मेरे 2-3 चैनलों पे आके लिखते हैं, हालांकि वो लिखते हैं गलत चीजें लिखते हैं और मैंने उनको ब्लॉक भी कर दिया, तो ये गलत बात है। हमारे जो भी है उनका नाम बायोलॉजी वाला, मुझे रियलिटी में ना उनका नाम जानने की कोई इच्छुकता है और ना ही मैं उनका कभी जानने की कोशिश करूंगा। तो बस यही उनसे कहने का आग्रह था मेरा, प्लीज ऐसा ना करें। आपको अगर जो भी करना आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मेरे कार्य में बाधा ना डालें। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, फ्री में दे रहा हूँ मैं। ये नहीं है कि आपको फोर्सफुली कह रहा हूँ कि आप पढ़े। पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए। आपके ऊपर कोई भी फोर्स मैंने नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारे आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और पढ़ेंगे आज हमारे इस बढ़िया से चैप्टर को। एक सेकंड, अभी मेरे को पीपीटी स्लाइड करनी पड़ी थी। चलिए शुरू करते हैं। सेल बाय यूनिट ऑफ लाइफ। और अब भी कह रहा हूँ, बायोलॉजी वाला जिसका भी ये चैनल है भाई, प्लीज आप सुधर जाएं। मेरी आपसे कोई घृणा नहीं है, मैंने आपके नाम को मिटो दिया है। ये वार्निंग थी, प्लीज आप ऐसा ना करें, वरना जितनी आप घृणा करेंगे उतनी आपको सक्सेस कम मिलेगी। प्लीज घृणा ना करें, सबको सक्सेस होते हुए देखें। जो कार्य किसी कर रहा है, अगर आपको उसका कार्य अच्छा लगता है तो आप उसे देखिए, वरना आप उसका मत देखिए। इस बार प्यार से कहा है, अगली बार कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट थी, अगली बार से हेट कमेंट करना अवॉइड करें, क्योंकि मैं आपको लगातार 2 चैनल या 3 चैनल से मैं आपको ब्लॉक करता आ रहा हूँ, आपको इग्नोर करता आ रहा हूँ। और आपका भी चैनल मैं चाहूँ तो उसके ऊपर रिपोर्ट्स डलवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं डलवाता क्योंकि आप मेहनत करके अपना कंटेंट बना रहे हैं। बस यही कहना था आज को मेरे को आपको। चलिए, आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बेस्ट लेक्चर होने वाला रिवीजन का। अगर आपसे अकेले रिवीजन नहीं हो पाती तो आपका भाई हरीश भारद्वाज आपको डिटेल के अंदर रिवीजन कराएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मेरे साथ 31 भाई लोग हैं मेरे जो पढ़ते हैं, और मैं उनको निराश करके नहीं भेजना चाहूंगा। ठीक है। हमारा जो चैप्टर है सेल, सेल के अंदर हमें बात पहले ही कह दिया जा रहा है कि सेल जो है एक यूनिट ऑफ अ लाइफ है। सेल क्या है? एक यूनिट ऑफ अ लाइफ है, यानी सेल के बिना कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। सेल के बिना कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। मैंने एक टाइमर लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि कितनी देर हमको पढ़ना है। तो सेल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो बुक है उसके अंदर डेफिनेशन लिख रखी है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। सेल जो है एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ है। इसके अंदर आपको मैं शॉर्ट में लिख के जाऊंगा क्योंकि मैं रिवीजन करानी है। सेल जो है इट इज अ फंडामेंटल, आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। इट इज अ फंडामेंटल, ये क्या है? फंडामेंटल। ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ आर लाइफ है। यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ आर लाइफ से क्या मतलब है? हमारा जो सेल है वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब है यानी कोई भी चीज, कोई भी चीज है वो सेल के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। यानी हर एक चीज सेल से बनी हुई है, हर एक चीज सेल के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। स्ट्रक्चरल, हमें स्ट्रक्चर से समझ आ रहा है कि स्ट्रक्चर यानी कि हमारी जो बॉडी है, योर होल बॉडी, किसी की भी होल बॉडी है वो पूरी पूरी सेल से बनी हुई है, सारी की सारी बॉडी। फंक्शनल यूनिट का मतलब है यानी कि सारे सारे काम हमारे सेल के अंदर होते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसके अंदर अकर होती हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है सॉरी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट, आपको ऊपर नोट्स बनाने हैं तो आपको डालना है यहाँ पे सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल डालना है। सेल की यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है। सेल क्या है? सेल एक फंक्शनल, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ है। फंक्शनल का मतलब है सारे के सारे फंक्शन हमारे, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, और जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो हमारे इस सेल के साइटोप्लाज्म के होते हैं। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारे इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं।
फंडामेंटल का मतलब है एनीथिंग लेस देन अ सेल कैन नॉट कंप्लीट आवर बॉडी, यानी कि जितनी कोई भी चीज ऐसी है वो बिना सेल के हो ही नहीं सकती। इसकी डेफिनेशन अगर लिखना हो तो लिख दीजिए, एनीथिंग लेस देन अ सेल, एनीथिंग लेस देन अ सेल कांट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, यानी कोई भी ऐसी चीज है जो सेल के बिना है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दूसरा बात, हम स्ट्रक्चरल के ऊपर चले। स्ट्रक्चरल के नाम से पता चल रहा है कि हमारी बॉडी क्या है, सेल से बनी हुई है। तो मैं देखो आपको इतना छोटा सा टॉपिक भी इतनी गहराई के अंदर पढ़ाया, तो दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सेल आपको समझ आया, फर्स्ट पॉइंट क्या था, फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ है, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की साइट कौन सी है, साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर। तो सेल के बारे में अभी आपको ये लिखना है। अब देखो मेजरली क्या होता है ना, हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को हमारे डिवाइड करा गया है। हमारे क्या है, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को हमारे यहाँ पे डिवाइड करा गया। हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिजम्स हमारे ऑर्गेनिजम्स को दो तरह पे डिवाइड करा गया ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ अ सेल प्रेजेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोस्तों मेरे को लिखने के लिए, मैं नहीं चाहता कि फालतू में टाइम वेस्ट करूं, तो आप समझ रहे हो कि मैं इसे तेज तेज बोल के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको स्पेलिंग समझ आ जाए। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और हमारा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर हमारे सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं। एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा जो इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे। देखो हमारा जो सेल होता है ना, जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ना एक डिफाइनिंग फीचर होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल एक डिफाइनिंग फीचर है, उससे मेरा क्या तात्पर्य है, यानी सेल अगर नहीं होना तो कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यूनिसेलुलर का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल हो। मल्टी सेलुलर का मतलब है जिसके साथ मोर देन वन सेल हो। तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर सिंगल सेल हो। देखो नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ, जिसके अंदर सिंगल सेल हो, और मल्टी सेलुलर जिसके अंदर मोर देन वन सेल्स हो, जिसके अंदर, यहाँ पे लिख लो ऐसे करके आसान रहता है, मोर देन वन सेल जिसके अंदर प्रेजेंट हो वो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये समझ आ रहा है। तो ये जो हमारे ना एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ, अगर मैं चाहता तो एनसीईआरटी लेके आ सकता था, लेकिन आपके पास है इसलिए मैं नहीं लेके आ रहा हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ऊपर का ले लिया होगा, क्योंकि अभी इस पीपीटी को देने का आपको कोई मतलब बनता नहीं है, तो आपको नोट्स लिखते रहिएगा साथ साथ में। तो जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वे क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं, अलग अलग उनके अंदर मतलब सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को करते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, यानी वो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसको स्टार पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है दे सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे लिख लीजिए वे सर्वाइव कर लेते हैं, वे सर्वाइव करते हैं अकेले इंडिपेंडेंटली, यानी यहाँ पे सिंगल सेल जो है सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। और जो है सारे के सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करे जाते हैं एक सिंगल सेल के द्वारा, अपनी मेंटेन करने के लिए, उनकी लाइफ को, उनकी प्रक्रिया जो भी होते हैं उन सबको करने के लिए। यानी कि पावरफुल कौन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इम्पावरफुल कौन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये बात आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं। अब ना हम ना बात, देखो हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान लिया, हमने सेल्स के बारे में जान लिया, हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लिया। लेकिन अब हम जब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो दो तीन नाम हमारे आगे आते ही आते हैं जिनको हम टाल नहीं सकते, जिनको हमें पढ़ना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, कैमरा को दिक्कत दे रहा है। ठीक है, नाउ ठीक। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, तो अभी कुछ साइंटिस्ट के नाम, अभी साइंटिस्ट के नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद करना है रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन का, रॉबर्ट ब्राउन स्पेलिंग आती हो ना, BROWN, ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन हो गया हमारा, रॉबर्ट हुक हो गया, मैं इसको RH लिख देता हूँ, रॉबर्ट हुक हो गया हमारा। एंटोन वॉन ल्यूइन हुक हो गया, एंड इसकी लिखने की कोशिश करता हूँ। एंटोन, वैसे यार एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, एंटोन वॉन ल्यूइन हुक, एंटोन वॉन ल्यूइन हुक। और उसके बाद हमारा आएगा मैथेज स्केलेटन। देख लेना यार एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई, मैं एनसीईआरटी जानबूझ के नहीं लेगा क्योंकि हमारे जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और साथ में, तो ये तो बस मैं रिवीजन लेक्चर मान लीजिए। मैथेज स्केलेटन है, उसके बाद हमारा साइंटिस्ट कौन था, थियोडर स्वान। थियोडर स्वान यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, थियोडर स्वान। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं रडल्फ वर्चो। अगर बच्चों आप लोग पढ़े हैं, अगर आप हेट कमेंट्स पे ध्यान नहीं देते, तो आप यहाँ पे हर एक साइंटिस्ट का अभी काम मुझे बता देंगे, रडल्फ वर्चो, और आगे भी आएंगे, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इनके बारे में जान लीजिए। रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने हमारा क्या करा था, इन्होंने हमारे न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था। रॉबर्ट हुक जी ने हमारे सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था, इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था।
कौन सा सेल था वो हमारा, वो जो था डेड सेल था हमारा, जो वो जो क्या था हमारा, वो डेड सेल था। उसके बाद हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने इनके बाद सेल को डिस्कवर किया, इसलिए मैंने इनको इस ऑर्डर के अंदर लिखा है। उन्होंने हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। इन्होंने बैक्टीरिया को शायद इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद मैथियस कैलेडन और थियोडर स्वान ये नेक्स्ट पेज के ऊपर पढ़ रहे हैं, और रडल्फ वर्चो भी नेक्स्ट पेज के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे नाम आप अपने एक पेज पे लिख लीजिए। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे बस इनके बारे में तो आपको ये बात याद रखनी है, हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और हमारे रॉबर्ट हुक ने हमारे डेड सेल को, जो कोर्क था ना उसका जो डेड सेल था उनको डिस्कवर किया था, और लिविंग सेल डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। आपको एक बात बताता हूँ, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक शायद एक कोई साइंटिस्ट नहीं थे, मेरे टीचर ने शायद मुझे बताया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उनको पता चला तो उन्होंने डिस्कवर कर दिया। और ये नहीं है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, मानते हैं उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा नहीं था, सबसे पहले सेल को किसी और ने देखा था, शायद एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक साहब ने देखा था, लेकिन ये साइंटिस्ट नहीं थे। तो इनको जैसे, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हमारे आगे एक पेड़ है, उस पेड़ के जो पत्ते हैं वो गिर गया, वो सड़ गया, उसके ऊपर जो वेन्स होती है वो क्लियर हो गई, साफ हो गई, तो एक सिंपल आदमी कहेगा खराब पत्ता है यार, छोड़िए क्या काम का, मतलब वो इग्नोर कर देगा, कुछ और कर देगा। लेकिन साइंस वाला बच्चा क्या करेगा, उसका रीजन ढूंढेगा कि ये पत्ता क्यों गिरा, इसकी वेन्स क्लियर क्यों हो गई, शायद ये डैमेज हो गया, ऐसे ऐसे मतलब सोचेगा। तो इसका क्या मतलब है, जो एंटोन मोनलियो का कोई साइंटिस्ट शायद नहीं थे, अकॉर्डिंग टू मी, आप एक बार क्लेरिफाई कर लीजिए गूगल से, मेरे को शायद यही पता है। तो इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये सेल थे। लेकिन जब हमारे रोबोट हुक साहब ने इसको डिस्कवर किया तो इन्होंने अपना लिविंग सेल बता दिया था, लेकिन सबसे पहले देखा किसने था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने देखा था। आपको ये बात याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था, उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने हमारे लिविंग सेल को डिस्कवर कर दिया था। अब हम अगले नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और पढ़ते हैं हमारे सेल थ्योरी के बारे में। वो तीन नाम याद रख लेना आपको, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन और उन सबका, ठीक है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के अंदर हमारे दो मेजर नाम आते हैं, मैथियस स्केलेटन, इसकी स्पेलिंग मैंने पीछे लिखवाई है, नहीं लिखवाई तो एनसीईआरटी ओपन करके बैठा करो, मैं लेक्चर देखो, क्योंकि अभी मेरे पास पेन टैब वगैरह नहीं है, तो मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ। मैथियस कैलेडन और दूसरे हमारे कौन थे, थियोडर स्वान। मैथियस कैलेडन थे और दूसरे थे हमारे थियोडर स्वान, थियोडर स्वान, थियोडर स्वान। अब यहाँ पे ना बच्चा अटकता ही अटकता है। इनके बारे में सबसे पहला याद रख लीजिए, दीज ही इज द मैन। ये क्या थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन क्या थे, बॉटनिस्ट थे। ये क्या थे, हमारे ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। यहाँ पे लिख लीजिएगा, जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। इन्होंने शायद 1838 या 1938 समथिंग टाइम ले रखा है, 1838। और ये थे हमारे 1839। लेट मी क्लियरिफाई यार, क्योंकि गलत टॉपिक बता दूंगा ना तो बच्चे कहेंगे, आई थिंक यही था। एक बार मैं क्लियरिफाई कर लेता हूँ, आप बस एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए। अभी मैं एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेता हूँ कि यही है या फिर कुछ और है, क्योंकि अगर गलत हो जाता ना तो बच्चे कहते हैं सर आपने गलत बता दिया। नहीं, गलत नहीं बताएंगे, मेरे को ऐसा लगता है या फिर 1938 था या 1838 था। एक बार वो चेक कर लेता हूँ क्या चक्कर है। सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हाँ खुल चुका है। मेथिस स्केलेटन इन 1839 एंड 1838। ओके, ठीक है, मैं एनसीईआरटी भी खोल दिया। अगर आप कहोगे एनसीईआरटी पढ़ाने की तो नेक्स्ट टाइम रिवीजन लेक्चर्स के अंदर भी एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। वैसे कोई मतलब नहीं बनता है एनसीईआरटी पढ़ाने का, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। तो देखो एनसीईआरटी खोल लो अपनी, मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ। उसके अंदर लिखा हुआ है इन 1838 मैथियस कैलेडन, जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट थे, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को देखा। चलो ये तो बात ठीक है। तो यही बात याद रखनी कि ये मैथियस कैलेडन जो थे जर्मन बोटनिस्ट थे, और जो हमारे हमारे मैथियस कैलेडन थे ये हमारे थे ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। अब इन्होंने क्या करा, 1838 के लगभग टाइम पर बहुत सारे प्लांट्स को डिस्कवर किया। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को डिस्कवर किया भैया, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को मतलब देखा कि क्या चीज है भैया। और इन्होंने पता है क्या बोला, हमारी एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लाइन लिख रखी है, he observed a plant and he said that all plant composed of a different kind of a cells, और वे ही सेल्स क्या बना लेते, टिश्यूज बना लेते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल्स से हमारा बनता है टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे मैथियस स्केलेटन, जो हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो हमारे सेल होते हैं, जो हमारे प्लांट होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को कंटेन करते हैं, और वे जो होते हैं विच फॉर्म्स द टिश्यू, जो टिश्यूज को बना लेते हैं। शायद आपके एनसीईआरटी में समथिंग पहले या पहले पेज पे लिखा होगा
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे जो मैथ्यूज थियोडोर स्वान थे, ये क्या थे? ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर याद नहीं रह रहा है, जर्मन बोटनिस्ट कौन है, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट कौन है? देखो जो थियोडोर स्वान, स्वान से समझ आया, स्वान क्या है? एक एनिमल है। थियोडोर स्वान क्या है? स्वान वैसे इंसान थे, मैं जब याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। स्वान क्या है? एक एनिमल है। एनिमल की स्टडी को बोलते हैं, एनिमल की स्टडी को जूलॉजी में आती है, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो क्या हो गए? थियोडोर स्वान हो गए। ये बात आपको याद रखने की है। तो अभी तक आपको क्या समझाया मैंने? सेल थ्योरी के अंदर दो साइंटिस्ट आए थे। मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊंगा, 10 घंटे का रिवीजन लेक्चर होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप मेरे एनसीईआरटी लेक्चर्स देख के आए या नहीं आए, क्योंकि ये रिवीजन मैं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही रिवीजन करता हूँ। आपको देखना है तो देखो, वरना कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ जाओ, जल्दी से समझ आ जाएगा। तो जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी के अंदर मैथ्यूस कैलिडन, थियोडोर स्वान, दो साइंटिस्ट आए थे। जो मैं थियोडोर स्वान थे, वे थे हमारे जियोलॉजिस्ट। जो थियोडोर स्वान थे, वे थे हमारे जियोलॉजिस्ट। और जो हमारे मैथ्यूस कैलिडन थे, वे थे हमारे बॉटनिस्ट। कौन से बॉटनिस्ट थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे हमारे थियोडोर स्वान। 1831 के अंदर बॉटनिस्ट जो साहब थे हमारे, जो स्केलेटन साहब थे, उन्होंने हमारा बताया कि ऑल प्लांट कंपोज्ड ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड दे फॉर्म्स टिश्यूज। और उसके बाद हमारे क्या है? थियोडोर स्वान साहब बताते हैं कि उन्होंने भी प्लांट और एनिमल बहुत सारे स्टडी करे भैया, उन्होंने भी प्लांट और एनिमल बहुत सारे स्टडी करे। और उन्होंने बताया कि जो सेल है ना हमारा, जो एनिमल का जो सेल है, एक सेकंड, ये मैं पिपिटी कहाँ गई मेरी, हाँ ये रही। उन्होंने हमको बताया कि ये इसकी बात चल रही है यहाँ पे थियोडोर स्वान साहब की। तो यहाँ पे क्या, जो सेल है ये एक एनिमल सेल है, और ये उसका न्यूक्लियस है। और ये क्या है? ये उसके ऊपर, एनिमल सेल के ऊपर एक और लेयर होगी? नहीं होगी बेटा, एनिमल सेल के ऊपर एक और लेयर नहीं होगी। यहाँ पे इसको क्रॉस कर लीजिए, एनिमल सेल के ऊपर एक और लेयर नहीं होगी। तो ये न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म वगैरह पड़ा है। ये क्या है? उसकी सेल मेम्ब्रेन है। यानी उन्होंने बताया कि जो सेल, एनिमल सेल है, वो कंपोज्ड करता है एक आउटर थिन लेयर, एक आउटर लेयर, जिसको आज के समय पर हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के नाम से, या उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप जान सकते हैं। और उन्होंने प्लांट के बारे में भी स्टडी करा था शायद, हाँ लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, उन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी करा और बता दिया कि जो प्लांट होते हैं ना, ये मान लीजिए प्लांट है, अभी प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट के अंदर सेल वॉल भी होते हैं, जो एक यूनिक करेक्टर है भाई प्लांट के लिए। जो एक क्या है? जो एक यूनिक करेक्टर है प्लांट के लिए, ये तो समझ आ रहा है ना? वो क्या है? एक यूनिक करेक्टर है एक प्लांट के लिए, सेल वॉल को कंपोज करना, सेल वॉल को कंपोज करना, ये बात आपको याद रखनी है बच्चा। तो सर, हमने समझ गए, इन्होंने बताया कि हर प्लांट सेल्स को कंपोज करता है, और सेल्स जो होते हैं टिश्यूज को बना लेते हैं, सेल जो होते हैं टिश्यूज को बना लेते हैं। लेकिन सर, इन्होंने तो प्लांट एनिमल दोनों को स्टडी करा, और इन्होंने बताया प्लांट के पास क्या होती है? एक सेल वॉल भी होती है। प्लांट के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, जो कि एक यूनिक करेक्टर भी है, जो कि एक यूनिक करेक्टर भी है, यूनिक करेक्टर भी है। और इन्होंने हमारे बताया एनिमल्स के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो कि एब्सेंट होती है प्लांट, जो कि उनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये बात आपको समझ आई? तो सेल थ्योरी के अंदर ये बताया, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन फंस रहा है। एक यहाँ पे क्या फंस रहा है? एक्सेप्शन फंस जा रहा है भैया। वायरस का शायद एक एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन नहीं, एक दिक्कत आ रही है इसके अंदर। दिक्कत थी कि इन्होंने ये नहीं बताया, इन्होंने बता दिया हर प्लांट सेल कंपोज करता है, इन्होंने बता दिया सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन ये कौन बताएगा कि जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, नए सेल्स कहाँ से बन रहे हैं, ये नहीं बता पाए। तो हमारे एक नए साइंटिस्ट का नाम आता है रडल्फ वर्को साहब, वर्चो साहब, जो बोलना बोलो। 1855 के अंदर आते हैं, बताते हैं ओमनियस सेलुला ई सेलुला का मतलब है, ओमनियस सेलुला ई सेलुला का मतलब है दैट द सेल्स, द न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी उसके पुराने सेल से डिवाइड होकर बनते हैं। ऐसे करके हमारे नए सेल्स फॉर्म होते हैं। रडल्फ वर्चो साहब ने कहा, और उन्होंने एक फाइनल शेप दी थी सेल थ्योरी को। क्वेश्चन बन सकता है, रडल्फ वर्चो साहब ने सेल थ्योरी की फाइनल शेप दी थी। एनसीईआरटी के साथ पढ़ा रखे हैं लेक्चर्स। अगर एनसीईआरटी वाले नहीं देख कर आ रहे हो, इसका मतलब रिवीजन तुमको समझ नहीं आ रही है। और दिस इज माई गारंटी, अगर मेरे लेक्चर्स आप देख कर आए हैं, तो आपको कैसे समझ नहीं आएगा यार? मैं इतनी अपना जोर लगा लगा के पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ तो आएगा ही ना। तो ये सेल थ्योरी के अंदर ये बात होती है। लेकिन हाँ, शायद इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी हमारे स्वान साहब ने। क्या हाइपोथेसिस दी थी इन्होंने? आई थिंक सो, इन्होंने शायद हाइपोथेसिस ये दी थी कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। आई थिंक सो ये दी थी इन्होंने। अब मैं एनसीईआरटी खोल के देखूँ क्या है, एनसीईआरटी में देख लेते हैं ताकि गलत ना बता दूं।
हाँ, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी कि जो बॉडीज होती है एनिमल्स की और प्लांट की, वो कंपोज करती है सेल्स को और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स को। सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का क्या मतलब था? इन्होंने बोला सेल की जो बॉडी प्लांट और एनिमल की वो होती है, वो सेल की बॉडी करेक्ट करती है, यानी प्रोडक्ट ऑफ अ सेल्स को सेल बनाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ सेल, राइटिंग में ध्यान देना, एनसीईआरटी के अंदर ऐसे ही लिख रखा है। सेल जो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ सेल्स को बनाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब है टिश्यू। प्रोडक्ट ऑफ अ सेल का मतलब है टिश्यू। प्रोडक्ट ऑफ सेल का क्या मतलब है? टिश्यू। बस यही बात याद रखनी है। इन्होंने हमारी एक हाइपोथेसिस दी थी, ये उनके द्वारा, मतलब उनको ये नहीं बताया था कि होगी, बस उन्होंने बता दिया हो सकती है। उन्होंने बताया हो सकती है, उन्होंने 100% नहीं बोलता, उन्होंने 100% नहीं बोलता, इसी वजह से इसे हाइपोथेसिस बोली जाती है। गूगल पे जाके सर्च मार लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, अच्छे से समझना। वैसे यही मतलब होता है कि उन वो श्योर नहीं थे इस बात पे कि सेल जो होते प्रोडक्ट ऑफ सेल को कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी मेन आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या हुआ। तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट 2 पॉइंट दे रखे हैं। ऑल लिविंग, पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अ सेल। हमारे पास चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वे कंपोज्ड करेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अ सेल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड करेगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड करेगा सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स को, यानी सेल्स से टिश्यूज को कंसिस्ट करेगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मेन पॉइंट था हर एक सेल अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अभी तक हमने खत्म कर लिया है सेल क्या होता है, सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया, साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब ना हमारी एनसीईआरटी के सीक्वेंस में चले ना, तो एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल के नाम से एक टॉपिक आता है। एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल के नाम से एक टॉपिक आता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पोस्ट करनी पड़ गई थी दोस्तों, क्योंकि वो गूगा पीर वाले आ गए थे, वो अपना बजा रहे थे। जो होता है अच्छी बात है, मौसम बढ़िया है, सावन आ चुका है, गूगा पीर जी का है महोत्सव, बनाओ भाई सब खुशी रहो। चलिए पढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल, जानोगे क्या? सेल, सेल क्या है सर? 10 घंटे से आपने 3 लाइन बोली। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो आपने बताया ही नहीं सर, और स्ट्रक्चरल नहीं बताया तो हमें कुछ समझ नहीं आया। सेल थ्योरी बता दी, प्लांट है, सेल में सेल, कैसे है सर, कैसे है? हाउ 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 एंड व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ और व्हाई पूछना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। क्वेश्चन पूछते वक्त अगर शर्मा गए तो मर गए। क्वेश्चन पूछते समय शर्मा गए तो मर गए। सबसे पहले हमेशा एक बात याद रखना कि पूरा का पूरा एक सेल, इस सेल के अंदर सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। जितना पढ़ा है सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं यार, ताकि आपको दिक्कत ना आए पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। ये क्या है? ये तो लेजर पॉइंट का है। ये रहा हमारे पास, ये है एक सेल ऐसे टाइप का। अरे यार सेल नहीं बन रहा आज तो। ये है हमारे पास एक सेल, कोई नहीं, समझ जाओ भाई, गोला है, ये पूरा गोला है, ऐसे अच्छे से गोला है। ये सेल है। इसके साइड में क्या है? मैंने पीछे भी बताया, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। यहाँ पे इसको ऐसे मार्क करो और यहाँ पे लिख लो साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी में डायग्राम बनाओ और उसमें नोट्स में साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज अ साइट ऑफ अ सेलुलर एक्टिविटीज। जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक मेन अरीना होता है सेलुलर एक्टिविटी का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल सेल हो। जैसे एनिमल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वो नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एनिमल्स के अंदर दोनों, प्लांट के अंदर दोनों होती है। तो ये कुछ नहीं है साइटोप्लाज्म के केस में। साइटोप्लाज्म प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के अंदर कोई इक्वल अमाउंट के अंदर पाया जाता है। दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म होता ही होता है। अब मैंने ये लेयर बना दी, मैंने ये लेयर बना दी, मैंने ये लेयर बना दी, मैंने एक लेयर बना दी। ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल क्या बताएंगे आप, चिंता मत करो, आपका भाई बैठा है। रिवीजन करते समय भी आपको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, और शायद ये रिवीजन माननी ही नहीं चाहिए हमको, हमको माननी चाहिए कि ये पूरी पूरी आपके चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बिना एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी मैं रीड कराता हूँ ना, इसलिए मैं आज इसके अंदर लेकर नहीं आया। वैसे मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ रही है एनसीईआरटी चेक करने की। साइटोप्लाज्म एक मेन अरीना होता है सेलुलर एक्टिविटी का। क्वेश्चन मार्क कर लो, स्टार लगा लो, क्योंकि समझ में आएगा, क्वेश्चन आ सकता है। हमारा इसके अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, राउंड होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम कंटेन करता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। जिस, ये क्या है? ये डीएनए है। ये इसके अंदर क्या है? डीएनए है क्रोमोसोम के अंदर।
ये क्या है? क्रोमोसोम है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये पूरा डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चरर है ये हमारा। ये क्या है? पूरा का पूरा एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चरर है। ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक। ये पूरा का पूरा क्या है? डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चरर है। ये क्या है? ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ बोल लो। इसके बाहर एक और लेयर है जिसका नाम है, इसका यार लेयर थोड़ी बेकार बन रही है, कोई नहीं, समझ जाना आप। यार मेरे पास पेन टैब नहीं है तो माउस ऐसे हो जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है सेल वॉल। 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 इसके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सिंट्रोसोम, मतलब बहुत सारी चीजें। लाइसोसोम हो गया, बहुत 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 सारी, यानी पूरा पूरा एक बढ़िया स्ट्रक्चर है। जिनके पास डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं वे होते हैं यूकैरियोट। जिनके पास डेंस मेम्ब्रेन न्यूक्लियाई नहीं होता वे होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स। ये बात याद रखेंगे। अभी आपको ना मैं एक स्लाइड में लिखवाऊंगा, ऐसे लाइन डलवा के। यहाँ पे आप लिख लेना प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे लिख लेना यूकैरियोट्स, लिख लेना यूकैरियोट्स। अब ना हमारा ना एक स्ट्रक्चरर होता है, हम इसको याद रखना। इस स्लाइड पे आऊंगा मैं वापस। हमारा ना एक स्ट्रक्चरस में बात करें, एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है राइबोसोम। उसका मतलब उसका नाम है राइबोसोम। और भी बहुत सारे साइटोसोल है, बहुत सारे, सब पढ़ाऊंगा। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है ना, बहुत प्रोकैरियोट और हमारे यूकैरियोट के अंदर पाया जाता है। मेरे को ना ये नीड लग रही है कि आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में को ना एक बार समझा देता हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस ही नहीं बता पाते। और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, नहीं बता पाएंगे। मैं आपको एक किस्सा बताऊं, 2 मिनट लगेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन इंटरेक्शन नहीं है, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म भाई, अगर पढ़ना चाहें तो आप। मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज गेन कर रहा हूँ, दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं। एक बार मैं नोट्स भी खोलूँ और आपको स्टोरी बताता हूँ। कल की बात है, मेरी स्कूल टीचर, मैं स्कूल टीचर का नाम नहीं लूंगा, चाहे अब हो चाहे पहले की हो, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। वो स्कूल टीचर जो है, उनसे, वो हमें फिजिक्स पढ़ा रही थी। उन्होंने उनसे, इस बच्चे ने पूछा, मैम ये उल्टा वाई क्या है? क्या पूछा? मैम ये उल्टा वाई क्या है? वो साइन कुछ इस प्रकार का था। वो साइन कुछ इस प्रकार का था। ये क्वेश्चन पूछते ही 6-7 बच्चे उस बच्चे के ऊपर हंसे, और मैम बोली, क्या? वाई? ये तो लैम्डा है, ये तो लैम्डा, एंड दिस इज रॉन्ग। मैं नहीं हंसा कि मैं यूट्यूब पर अपने आप को टीचर की तरह कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और मैं खुद भी एक टीचर बनना चाह रहा हूँ, बढ़िया वाला। तो वो मैम उनके ऊपर हंसी तो नहीं, पर मुझे बोले, क्या? ये ये तो लैम्डा है। अरे लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है ये बताओ, लैम्डा क्या है? तो उन्होंने उनको लैम्डा बताया ही नहीं क्या होता है। और उस बच्चे ने कहा, जब 6-7 बच्चे हंसे, जब उसने कहा, मैम ये उल्टा वाई क्या है, और मैम बोली ये तो लैम्डा है, ये उल्टा वाई नहीं है, 3-4 बच्चे इसका कहते हैं ये वाई। ये कितना मूर्ख बच्चा है! वो मूर्ख बच्चा नहीं है। शायद उसको 10th तक अच्छी शिक्षा ना प्राप्त हुई हो, शायद वो अच्छे से ना पढ़ पाया हो, शायद उसके घर वालों ने उसके ऊपर प्रेशर दिया हो कि तू पढ़ नहीं सकता, तेरा मोटा दिमाग है। लेकिन वो बच्चा पढ़ सकता है, ये मेरा मानना है। एक छोटे से छोटा बच्चा पढ़ सकता है। अगर आपने 10th तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप अभी फोकस कर लीजिए 11th एंड 12th, आप कामयाब हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा 11th 12th को पढ़ेंगे तो आपका नीट क्लियर हो जाएगा, जेई क्लियर हो जाएगा। दिमाग में आएगा नहीं नई चीजें। जब आप 1 साल के थे, सॉरी जब आप फर्स्ट क्लास के अंदर थे, क्या आपको इसका मतलब पता था? इसको एक बच्चा कहेगा एन, ये एन है एन, लेकिन ये एन नहीं है, ये ईटा है, ईटा। तो ये आपने सीखा, ये आपने सीखा, ये बचपन से आपको नहीं आया, ये आपने सीखा बच्चों। तो ये बहुत गलत बात है कि कोई भी टीचर, अगर टीचर का कर्म क्या है, टीचर का कर्म है अपने बच्चे को डिटेल में पढ़ाना। मेरे आप अगर नोट्स देखेंगे ना, नोट्स बिल्कुल डिटेल में पाएंगे, बिल्कुल डिटेल के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे को आपको पढ़ाने में को खुद पढ़ना है, समझ रहे हो? अब मैं आपको ना पहले प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर एक डिफरेंस बताऊंगा,
उसके बाद आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा सेल का कि सेल के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है। उसके बाद हम अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले एक प्रोकैरियोट यूकैरियोट का मैंने लिख रखा था कि उससे आपको आसानी हो जाएगी मेरे को बताने में, आपको समझने में। आई थिंक सो कि मैंने उसको लिखा को, हाँ लिखा है, मेरे को याद था। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसा मैंने लिखा हुआ है वैसा ही आपको उतरा दूं, आपको आसानी रहे पढ़ने में। चलिए, स्टोरी थोड़ी बड़ी तो नहीं होगी। और भाई ये लाइव स्ट्रीम, लाइव नहीं कह रहा हूँ, तो ये जो क्लास है ये 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कितने ही घंटे चलेंगे, लेकिन चैप्टर को बढ़िया तरह पढ़ के चलेंगे। मेरा आज का टारगेट है सेल मेम्ब्रेन तक कंप्लीट कराने का, क्योंकि वहां तक थोड़ा डेंस टॉपिक चला जाता है, बढ़िया टॉपिक चला जाता है। उससे अगले का टॉपिक मैं भी धीरे धीरे ले आऊंगा, या हो सकेगा पूरा सेल वाला चैप्टर करा दूंगा। लेकिन मेरा भी टारगेट है सेल मेम्ब्रेन तक कराने का, डिटेल में कराने का। चलिए शुरू। लेकिन आप इसके ऊपर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, छोटा सा, तो क्या आपका हक नहीं बनता उसको उसका आंसर देने का? अगर आप टीचर हैं तो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कर्म है अपने मम्मी पापा का कहा मानना। यानी वो कह रहे हैं कि आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पढ़ना है। ठीक। भाई 16 साल के होते होते हो गए हैं, समझ आ रही है बातें, ज्ञान आ रहा है, पढ़ रहे हैं। मेरा टारगेट पता है क्या? मेरा टारगेट है ज्ञान को लेना। कभी भी ना ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं इस चीज को ये पाने के लिए कर रहा हूँ, ये कभी नहीं करना चाहिए। आपको अचीव ही नहीं होगा कुछ भी। आपको हमेशा कोई नई चीज इस प्रकार सीखनी चाहिए कि मेरे को एक नई चीज सीखने के लिए मिल रही है। एक और एग्जांपल लूंगा यार, कोई बात नहीं, अगर 5-6 मिनट खा रहा हूँ तो पढ़ा भी तो रहा हूँ। बेशक लंबे लेक्चर आ रहे हैं भाई, बहुत टाइम पढ़ा है, आराम से पढ़ेंगे। एक क्या बता रहा था मैं ये बता रहा था कि, क्या बता रहा था मैं, सॉरी बट भूल गया हूँ। कोई नहीं, जब याद आएगा जब बता देंगे। पढ़ते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। आज मैं मोटिवेशन इसलिए लेकर आया यार, तो उस बंदे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो मैं इतनी डिटेल में उसको पढ़ा के जा रहा हूँ और वो कह रहा है कि फालतू बातें कर रहा है यार, वो बायोलॉजी वाला, @बायोलॉजी वाला चैनल है, उसके चैनल पे जाके बस क्या कहो यार। वाला एक कंपनी है फिजिक्स वाला, उसका चुराया उसने वो नाम, वाला। वो खुद चोर है यार, वो खुद कंटेंट को चुरा रहा है, वो खुद किसी और का नाम पे अपने नाम को ले रहा है। भाई तू क्या है यार बायोलॉजी वाला। मैं फिर भी यार, फिर भी कंट्रोल कर रहा हूँ कि ठीक है यार, कोई नहीं, तेरा काम है, कर्तव्य है तेरा पढ़ाना। तेरे को तू इनको नहीं पढ़ा रहा, तू अपने आप को पढ़ा रहा, तू अपने आप को याद करवा रहा है चीजें। हाँ, मैं कह रहा था कि हम ये सोच के पढ़ेंगे ना कि हम अगर ये करेंगे तो हमको ये अचीव हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। 25 लाख बालक पेपर दे रहे हैं, पिछले साल 25 ने दिया था, अगले साल 30 देंगे, दिस इज माई गारंटी। इस साल जिन बच्चों के 600 प्लस से ऊपर नंबर आए हैं ना, उन वो सब दोबारा पेपर देंगे, 100% देंगे। क्योंकि 600 आ गए तो 700 लाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, उनको सिर्फ 100 नंबर फालतू चाहिए। और उनका 600 आ गए तो उनकी तैयारी बढ़िया भाई, उनकी तैयारी बढ़िया है, उनको 700 प्लस चाहिए अब। और आप ऐसे कंपटीशन में हो, हेट डाल रहे हो। और आई थिंक सो कि वो जो बच्चा है वो 12th का पढ़ा रहा था, यानी उसने पढ़ रखा है यानी कि वो 12th पार वाला है, या 12th में। और उनकी अभी तक औकात नहीं है कि वो नीट क्लियर कर दें, इसलिए आकर यहाँ पे ज्ञान झाड़ रहे हैं कि फालतू का बायोलॉजी वाला। मैंने उनका, मैं चाहता था कि उनका कमेंट दिखाता आपको, आप उनसे हेट करते यार। चलो, ज्ञान दूर बात करते हैं। बस ये बात याद रखना, कभी भी कोई भी चीज सीख रहे हो ये सोच के मत सीखना, अगर मैं इस चीज को सीखूं तो मैं ये पा लूंगा। पा सकते हो, लेकिन पा लूंगा की कोई गारंटी नहीं है। क्या पता आपकी शाम को मृत्यु हो जाए, क्या पता एक क्षण बाद आपकी मृत्यु हो जाए। तो कभी भी अपने कर्म पर फोकस करना है। मैं भगवत गीता जैसे ग्रंथ हैं, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, उनको पढ़ता हूँ, उनसे मेरे को ये ज्ञान प्राप्त होता है। अभी अभी मैंने पढ़ना शुरू करा है कुछ ही दिनों से, जिनसे मैं अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर पाता हूँ, जिनसे मैं अच्छे शब्द यूज कर पाता हूँ। बस यही बताना था कि अपने मस्तिष्क पर अच्छे से ध्यान रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। आपको क्या करना है, डॉक्टर बनना, बन जाओगे, 25 लाख है, क्या होगा उनमें से जो फर्स्ट रैंक है वो आप आ सकते हो। आपने एक गाना सुना है परिंदा, वो गाना सुनना, उसमें कह रखी है सिर्फ जिंदगी है एक ही, तो बार सोचना क्यों। यानी उसके अंदर उनके जो कोच है वो आकर कहते हैं कि मुझे
वो स्टूडेंट नहीं चाहिए जो मेडल दिखाकर फ्री की टिकट ले, फ्री का बंगला ले या फिर अपनी पहुंच को यूज करे। मुझे वो बनना चाहिए। और उन्होंने एक और बात कही थी कि मुझे वो बंदा नहीं चाहिए जो जीत के बारे में सोचता हो। आपके दिमाग में गया हुआ है क्या मास्टर है ये तो हार के बारे में सोचने के लिए कह रहा है। उस सर ने पता है क्या बात कही। मेरा देखो मैं लास्ट में आपको ये बातें बताने वाला था लेकिन मुझे याद आई तो कोई बात। जिस बंदे को स्किप करें करके चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। उसने एक बात उन्होंने एक बात कही है। मुझे वो बंदा नहीं चाहिए जो जीत के बारे में सोचता हो। मुझे वो बंदा चाहिए जो जीत के सिवा कुछ नहीं सोचता हो। जीत के सिवा कुछ नहीं सोचता हो। भाई ये बात याद रख के आपको पढ़ना है। रफ नोटबुक रखनी है हाथ में। पेन रखना। बस इनफ। इनसे आप पता नहीं क्या कर सकते हो। बहुत सारों ने करा है भाई। बहुत सारों ने करा है। मैं एक कोचिंग है फिजिक्स वाला उनका एक अभी न्यू स्टूडेंट है स्लम एरिया से निकल कर आया भाई वो। उसने इतनी ज्यादा मेहनत की यार वो आज इस मुकाम पर बैठे आईआईटी क्लियर करते हैं भाई ने बढ़िया गुड रैंक के विद इन 1000 रैंक आई विद इन 15,000 रैंक आई है उसकी। 300 सॉरी। दैट इज नॉट गुड यार दैट इज नॉट गुड। मैं स्पेशल उस बंदे के लिए नहीं कह रहा जो बंदे मेहनत करते हैं और उनके मेहनत पे ठोकर मारने वाले आएंगे यार ठोकर मारने वाले आएंगे लेकिन मेरा काम है पढ़ाना और पढ़ाएंगे। मैंने भाषण दे दिया आपको कम से कम 8 मिनट का और कोई बात नहीं काम ही आएगा लेकिन वो जो कोच वाली बात है ना उसको हमेशा याद रखना जब जिंदगी है एक ही तो बार सोचना क्यों। गाना ने बता दिया परिंदा कोई मोटिवेशन कोई प्रमोशन नहीं है बढ़िया गाना लगा बता दिया है कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो भाई पढ़ो। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है पुराना प्रिमिटिव। यूकैरियोट का मतलब होता है कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोट का मतलब ट्रू न्यूक्लियस यू का मतलब ट्रू। प्रिमिटिव न्यूक्लियस यू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक का मतलब है कि यू न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोट में सबसे पहले आप डाल लीजिए कि जो न्यूक्लियर एनवलप होता है। सबसे पहले जो न्यूक्लियर यहाँ पे फर्स्ट डाल के लिखना न्यूक्लियर एनवलप इज एब्सेंट। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है एब्सेंट होता है यानी उसके अंदर मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है हमारे प्रोकैरियोट का इसके अंदर जो वो पड़ा है ये हमारा सेल था ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस ना कोई वेल डिफाइन नहीं हुआ ऐसे ही पड़ा होगा इसका न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा होगा वो न्यूक्लियर बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ऐसे ही पड़ा होता है तो इसका क्या है न्यूक्लियर एनवलप जो है एब्सेंट है। हमारे इसके केस के अंदर न्यूक्लियर बढ़िया भैया डबल मेम्ब्रेन होती है भैया कोल्ड एंड कंडेंस्ड बढ़िया मतलब सही काम चल रहा है उसका। तो ये हमारे यूकैरियोट यानी इसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है इसके अंदर प्रेजेंट लिख लीजिए न्यूक्लियर एनवलप जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। आप सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए बढ़िया बोर्ड बढ़िया पेन ले सकूं ताकि आपको अच्छे से पढ़ा सके बस यही बात है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन से थे लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और भी बहुत सारे हैं। ये सारे उसके अंदर क्या राइबोसोम वगैरह ये सब एब्सेंट मतलब प्रोकैरियोट राइबोसोम तो दोनों में होते हैं सॉरी गलती से लिख गया। इनके अंदर मेम्ब्रो बाउंड ऑर्गेनेली क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर एनवलप इनके अंदर एब्सेंट होता है लेकिन यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है लिख लो। इनके पास 70s राइबोसोम होता है अभी इसको भी बताऊंगा अभी लिख लो बस ये लिख लो यार 70s राइबोसोम होते हैं। इनके पास 70 और 80 दोनों एस राइबोसोम होते हैं। इनका एग्जांपल लिख लियो ये 3 पॉइंट हो गए। इनका एग्जांपल लिख लो बैक्टीरिया प्ल्यूरो बैक्टीरिया लिख लियो इनका पीपीएलओ लिख लो पीपीएलओ की फुल फॉर्म थी प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ कर रहे हैं उनको पता है। माइकोप्लाज्मा है मोनेरा है ये सब क्या है इसके एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स के। मोनेरा क्या है सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया था मैं सब बताऊंगा यार कुछ इतना मत करो यार। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आने दो हाँ मजा आएगा बहुत बढ़िया चैप्टर भाई हाँ। बस बस याद हुआ दिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ये पहला पॉइंट है सेकंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट और इसका फोर्थ पॉइंट है कि हमारा प्लांट और एनिमल्स इसके एग्जांपल है। प्लांट्स और एनिमल्स इसके एग्जांपल है। प्लांट और एनिमल्स इसके एग्जांपल है। प्लांट और एनिमल्स इसके एग्जांपल है। दिस इज प्लांट और एनिमल क्या है इसके एग्जांपल बस ये बात याद रखें। अब 70s 80s सर 70s 80s राइबोसोम के बारे में बता रहा था ना भूल गया शायद मैं बता ही रहा हूँ। दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोट के अंदर 70s पाया जाता है यूकैरियोट के अंदर 80s पाया जाता है। यूकैरियोट के अंदर 70 और 80s दोनों पाया जाता है।
यूकैरियोट के अंदर डिवीजन है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पे लिख लीजिए पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपको लिखना है क्लोरोप्लास्ट। देख लो भाई, मैं बोल रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म, ये तीनों आपको लिखने हैं। इस इन दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है हमारा 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम। साइटोप्लाज्म होता है उसके पास होता है 80s राइबोसोम, 80s राइबोसोम। ये बात आपको याद रखनी है। यानी राइबोसोम दोनों प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर पाया जाएगा। प्रोकैरियोट समझ में आ गया जो, मतलब ये खाली है, नंगे हैं, इनके पास कोई मतलब कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होती है, इनके पास यूकैरियोट के पास होती है। तो ये आपको समझ आएगा प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन वाला भी आप लिख सकते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है इसके अंदर सारी चीज ऐसे ही पड़ी है, इसके अंदर वैसे तो है नहीं, लेकिन जो जो चीजें ऐसे ही पड़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर ना है भैया। जो सीगी है, इसके बाद इसका वो है क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम, मतलब अलग अलग चीजें बढ़िया तरह से इसकी है सेटल। @बायोलॉजी वाला की तरह निठल्ले नहीं है किसी की वीडियो में जाके गलत गलत कमेंट करें। ठीक है। स्ट्रक्चरल राइबोसोम है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ऐसे मेरे को यार कोई मतलब नहीं पड़ता, आज मैंने बेखामे बेचारे को कह दिया भाई, तेरे को बुरा लगा हो सॉरी, वैसे मैं गुस्सा करता नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे ऊपर आ गया क्योंकि यार तू मैंने 3 लेक्चर्स डाले बढ़िया बढ़िया से, तूने उनके ऊपर भी यार ऐसी ऐसी बातें लिख रहा है जो यार रिलायबल नहीं है। यार कोई बच्चा कह ही नहीं सकता कि सर दिस मिस्टेक, ये मिस्टेक है। मैं खुद मिस्टेक को मान लेता हूँ, मैं खुद कहता हूँ फीडबैक दिखता है, लेकिन इस प्रकार फीडबैक यार ना, बढ़िया नहीं है भाई, बढ़िया नहीं है भाई। चलो ये आपको समझ आ गया, ये मेरे को भी समझ आ गया, मेरे को अभी याद हो गया है भैया चैप्टर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजे आ रहे हैं भाई पढ़ने में। अब बात बढ़िया चल रही है। ओवरव्यू ऑफ अ सेल के अंदर बेसिक बेसिक बातें कर ली। अब देखो इसके अंदर ना मैंने पढ़ा, अब देखो, ठीक है, करें शुरू हम। अब बात करेंगे हमारा जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया की जो शेप होती है, साइज होती है, वो डिपेंड करती है उसके फंक्शन के ऊपर, कैसा फंक्शन कर रहा है। कुछ ट्रांसपोर्ट करना है रोड लाइक हो जाएगा, स्टोर करना है राउंड हो जाएगा, यानी अलग अलग है। तो शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले आपको जान लेना है कि हमारे पास माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा जो होता है, इसकी जो साइज कितना होता है। ये सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, आपको पता होना चाहिए माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है। हमारे पास ऑस्ट्रिच का एग है, नर्वस सेल है, न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल है। हमारे पास और भी कुछ है क्या? ठीक है। पर माइकोप्लाज्मा कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर का है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। और ये सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। वाइल जो एक टिपिकल जो बैक्टीरिया होता है ना, वो 3 से 5 माइक्रोमीटर समथिंग होता है, शायद 3 से 5 समथिंग होता है वो एक जो बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये क्या है 0.3 माइक्रोमीटर है। और सबसे बड़ा अंडा होता है हमारा, सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिटी सिंगल सेल होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग होता है सबसे बड़ा, इसको याद रख लीजिए। इसमें दी नहीं हुई शायद ह्यूमन रेड ब्लड सेल, इसके अंदर ना एच आरबीसी दे रखे हैं हमें। आरबीसी कितने होते हैं यहाँ पे लिख लेती है। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे लंबा होने में बहुत फर्क है। आप अपनी क्लास में सबसे बड़े हैं, आपकी उम्र है 25 साल। आप अपनी क्लास में सबसे लंबे हैं, आपकी हाइट है 6 फुट, दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। आया समझ? लंबा होने में, बड़ा होने में फर्क है, फर्क है। समझ आया? ये समझने का होता है। ठीक। सबसे बड़ा है ओस्ट्रिच का, सबसे लंबा है हमारा नर्वस सेल, न्यूरॉन सेल। सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा। रेड ब्लड सेल का साइज 7.0 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर के अंदर। अब इनकी शेप अलग से हो सकती है, ये हमारे पोलिगनल हो सकते हैं, कोलुमनार हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो तो सकते हैं, रेगुलर शेप्ड हो सकते हैं जैसे अमीबा है। जो शेप होती है सेल की वो वेरी करती है, आखिर वो कैसे फंक्शन करते हैं परफॉर्म, मैंने आपको ये बताया। नहीं बताया हो तो आप मुझे शिकायत कीजिएगा कमेंट के अंदर, सर आपने नहीं बताया। बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है रे बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। सेल मेम्ब्रेन के लिए भी हमारा प्रोकैरियोट वैसे कर लिया, लेकिन थोड़ा सा रह रहा है, वो करेंगे। उसका सेल एनवेलप, उसकी मॉडिफिकेशंस करेंगे, राइबोसोम इंक्लूजन बॉडीज के बारे में बात करेंगे, यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक के बाद फाइनली सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। बिना व्यर्थ समय समय गवाए शुरू करते हैं हमारे प्रोकैरियोट को। उसके अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर रिपोर्टेड है उसको सोचकर, पढ़कर, खत्म कर कर
लास्ट में एक फटाफट रैपिड तरीके से एनसीईआरटी रीड करके खत्म करेंगे, ताकि जो नया ऑप्शन कोई नया चीज आएगा उसको हम भूले ना। और मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज मैं भूला नहीं है, मैंने आपको चीज बताई है। लेकिन मैंने आपको बताया था, मैं उससे पहले आपको ना एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको एक पूरा पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। एक पूरा बढ़िया सेल बना लीजिए जिसके पास सब कुछ प्रेजेंट है, यूकेरियोटिक सेल एक बढ़िया बना लीजिए, यहाँ पे एक बढ़िया सा सेल बना लीजिए ऐसे करके कुछ। इसको यहाँ से जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। इसके बाद दो दो लेयर हैं हमारी, इसको एक और लेयर से जोड़ दीजिए, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई दिक्कत नहीं है क्या। आलू नहीं है ये सेल है भाई, कभी सोचो आलू सेल है भाई, ये सेल है। आलू नहीं है सेल है, आलू नहीं है सेल है यार, मेरे को ना इसके अंदर ना मीजोसोम बनाना पड़ेगा। मीजोसोम के लिए मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा, पहले मैं मीजोसोम बना दूं क्या। एक मिनट, मैंने इसको बना रखा है, लेकिन मैं देख के बना रहा हूँ ताकि थोड़ा बना सकूँ यार। ठीक 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 ठीक। अब ये बन जाएगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आएगा, ये जो मैंने ऊपर बनाया बेटा क्वेश्चन आएगा से, ठीक। अब ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोइड है, ये हमारा न्यूक्लियोइड है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है यार ये। इसको बना लेना यार, तुम समझ गया, मतलब पूरा राउंडेड है ये, ले यार बना दूं क्या। भाई टाइम वेस्ट हो रहा है तो बेशक चले जाओ, छोड़ दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना लेक्चर डाल रहा हूँ, अपने लिए डाल रहा हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए डाल रहा हूँ। 31 सब्सक्राइबर ईमानदारी से हुए मेरे, लो ये हमारा न्यूक्लियस है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है हमारा, यानी डबल मेम्ब्रेन इसके पास, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके पास हमारा प्लाज्मिड नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से विख्यात है। ये हमारा प्लाज्मिड है, इसके अंदर एक जीन होता है, ठीक है, एंटी रेजिस्टेंट जीन बोलते हैं जिसे प्लाज्मिड है। इसका दूसरा नाम होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा है, निकाल दिया है, चैनल से बच्चों को निकाल दिया है, स्कूल से बच्चों को निकाल दिया है, घर से बच्चों को निकाल दिया है, प्लाज्मिड नाम है उसका। पंती कर रहा था बच्चा, स्कूल में पढ़ नहीं रहा था, बकैती कर रहा था, निकाल दिया है, प्लाज्मिड है उसका नाम। यानी न्यूक्लियस है स्कूल, बच्चा है प्लाज्मिड, निकाल दिया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है भैया ये। और ये जो है हमारा, इसका यहाँ पे इसको हेडिंग डाल दो, यहाँ पे लिख लो इसको न्यूक्लियोइड है, चीनोफोर बोल लो इसको, सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए बोलो, कुछ बोल लो इसको। और ये जो तीन स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये मैंने मेसोसोम बनाया है क्या, जो कि इलोंगेशन होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। पहले का नाम है हमारा वेसाइकल, दूसरे का नाम है ट्यूब्यूल, लिख लेना भाई, एनसीईआरटी के अंदर लिखे, पहले का वेसाइकल है, ट्यूब्यूल है, लेमेले है। पहला ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है राउंड टाइप का, ये है वेसाइकल, ये पहला है। ये सेकंड वाला है ट्यूब्यूल, ये थर्ड वाला है हमारा लेमेले 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 लेमेले। हमारे यहाँ पे क्रोमेटोफोर भी होता है, हमारे यहाँ क्रोमेटोफोर भी होता है, जो पियर्स पिगमेंट रखता है जो। और 70s राइबोसोम भी यहाँ पे पाया जा रहा है हमारा, 70 और 80s दोनों राइबोसोम पाया जा रहा है, ठीक है। ये शायद मैंने प्रोकैरियोट का नहीं बनाया है, इसके अंदर मतलब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, मतलब सारी चीजें पाएंगी, ठीक। हमारा फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला, फ्लैजिला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फ्लैजिला इसको ना मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फ्लैजिला बताऊंगा आप, फ्लैजिला ये हमारी है सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल वॉल, यहाँ से हमारा निकला है फ्लैजिला, ऐसे प्रकार की ये सेल वॉल है हमारी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो फ्लैजिला है वो किससे निकला है, कहाँ से निकला है, किससे निकला है, कहाँ से निकला है, बताओ, पिक्चर देख के बताओ। पहली है नीचे वाली सेल मेम्ब्रेन, ऊपर वाली है सेल वॉल। निकला है, वो स्टॉप करके बताया होगा, मेरे को पता है, निकला है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन से, और क्रॉस करके निकला है, क्रॉस करके निकला है सेल वॉल से, क्रॉस करके निकला है सेल वॉल से। जब एनसीईआरटी रीड करेंगे, एक लाइन आएगी जो आपको समझाऊंगा, ये समझ आई आपको, ठीक। सो ये आपको समझ आई होगी, प्रोकैरियोटिक वर्ड ये भी हमने पढ़ लिया है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लें क्या, प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लाइफ है उसके अंदर मतलब सब पढ़ लिया मैंने, आधी डिलीट कर देता हूँ स्लाइड को, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसका अभी कोई काम नहीं है, चलो। चलो भैया, पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो, एनसीटी के हिसाब से पढ़े। चलिए पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल,
चलो मैंने ना एक बार एनसीईआरटी ओपन करी है, एक बार इस पॉइंट को ना एनसीईआरटी से रीड करते ताकि मेरे को सेपरेट वीडियो ना बनानी पड़े। हमने पढ़ लिया था तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से। शायद मैंने आपको सब बेसिक इंट्रोडक्शन दिया लेकिन अच्छे से पढ़ते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसको बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ हो गया। माइकोप्लाज्मा का साइज कमेंट में लिखो अभी कि अभी बिल्कुल अभी। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडेटली देन द यूकैरियोटिक सेल। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पॉइंट मार्क करते हैं। देखो, आपके पास है दो तरह के सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। अब इनको आप 24 घंटे के अंदर रखेंगे, चेक करेंगे कौन सा सेल ज्यादा डिवाइड करेगा, कितनी जल्दी डिवाइड करेगा, कितनी ज्यादा डिवाइड करेगा, कितनी अमाउंट फालतू होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल इसमें जीत जाएगा क्योंकि ज्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं एज कंपेयर विद यूकैरियोटिक सेल। अगर आप 24 घंटे में देखेंगे ये बन जाएंगे 10-12 करोड़, और हमारा सेल बनेगा सिर्फ 1 2 3 4 5 6, इतने थोड़े से बनेंगे हमारे 24 घंटे के अंदर। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे प्रोकैरियोट वो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं एज कंपेयर विथ यूकैरियोट्स। ये समझ आ रहा है? ठीक है, ये समझ आया। तो हमारे पास ना चार ना बेसिक तरह की शेप्स होती है, मैंने आपको बताई नहीं थी शायद। हमारे पास चार तरह की बेसिक शेप होती है। बेसिलस, हाथ से समझ आ जाएगा। बेसिलस रोड लाइक, मेरे को पीपीटी के ऊपर लिखने की इसकी जरूरत नहीं है, इतना आपके अंदर कॉमन सेंस होगी जो समझ जाओगे। बेसिलस होती है रोड लाइक होते हैं, बेसिलस होती है रोड लाइक यानी ऐसी होती है ना, बेसिलस होती है रोड लाइक ऐसी। मैं ऐसे ऐसे क्यों कर रहा हूँ, कोकोस होता है ऐसे, ऐसे तो कोकोस होता है ना स्फेरिकल। बेसिलस होती है रोड लाइक, बेसिलस होती है रोड लाइक जस्ट। ये बेसिलस है, बेसिलस है रोड लाइक, बेसिलस है रोड लाइक। कोकस, चार तरह की शेप होती है, बेसिलस, कोकस, स्पिरुलम, विब्रियो। बेसिलस, कोकस, स्पिरुलम, विब्रियो लिख ही देता हूँ भाई, वरना बाद में कहोगे सर समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो। ले भाई, शेर लिए स्पेशल। हमारे पास शेप्स की बात हो रही है, बैक्टीरिया के केस में हमारे पास होता है बेसिलस, बेसिलस, कोकस, स्पिरुलम, और हमारा विब्रियो। विब्रियो कोमा शेप्ड का होता है, स्पिरुलम स्पाइरल शेप्ड का होता है, फोकस स्फेरिकल शेप्ड का होता है, बेसिलस हमारा रोड टाइप का होता है, बेसिलस हमारा रोड टाइप का होता है। ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। वैसे हम एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, टाइम तो बहुत है लेकिन यार ऐसे ना मजे आ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ने में। दोबारा दोबारा रीड करेंगे क्या फायदा है, क्या फायदा है। समझ आ गया? They may vary greatly in their shape and size. The four basic type of shapes of a bacteria and bacillus. Bacteria are bacillus जो कि rod like होते हैं, कोकस जो कि spherical होते हैं, विब्रियो जो कोमा होते हैं, स्पिरुलम जो स्पाइरल शेप्ड के होते हैं। The organization of a prokaryotic cell is a fundamentally similar, even though prokaryote exhibit a wide variety of shape and similar. जो हमारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है सारे के सारे ना अधिकतर सेम होंगे, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। जितने भी प्रोकैरियोट है उन सब के पास एक सेल वॉल होती है। इसको आप 2-3 बार मार्क कर लीजिए, मैं भी 2-3 बार कर रहा हूँ। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके पास एक सेल वॉल होती है, प्रोकैरियोट्स के पास एक सेल वॉल होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। एक्सेप्शन आ रहा है भैया, ओहो एक्सेप्शन आते करंट सा लगता है, एक्सेप्शन आते करंट आते हैं। यहाँ पे स्टार लगा लो, यहाँ पे लगा रहा हूँ स्टार, यहाँ पे स्टार लगा लो, क्योंकि माइकोप्लाज्मा क्या है, इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा। एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है सेल के चारों ओर, मैंने बताया साइटोप्लाज्म होता है, अरीना होता है सेलुलर एक्टिविटी का, याद करो। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता भैया, नंगा पुंगा न्यूक्लियस होता है, उसको कपड़े नहीं पहनाए होते, उसको बस कोई मेम्ब्रेन नहीं होती भैया, लिख रखा है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, नंगा नंगा होता है, नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर नहीं करा जाता भैया, नंगा न्यूक्लियस होता है, कवर ही नहीं करा जाता भैया। यहाँ पे देखो, इसके अंदर लिख रखा है टिपिकल बैक्टीरिया का साइज है 1.2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ का साइज है 0.1 माइक्रोमीटर, वायरस का साइज है 0.02 0.0 माइक्रोमीटर, और टिपिकल यूकैरियोट का साइज है 10-20 माइक्रोमीटर। ये डिफरेंस देख रहे हो भैया, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम है जो शो कर रहा है कंपैरिजन यूकैरियोटिक सेल का अनदर ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी सबसे बड़ा यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल ये आपको प्रतीत हो रहा दिख रहा है। ठीक है। इन एडिशन ऑफ द जीनोमिक डीएनए, मैंने बताया था आपको उस केस के अंदर कि हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसका नाम होता है हमारा प्लाज्मिड, यहाँ पे लिख रखा है, इसको एक बार लाइन को रीड कर लेते हैं। इन एडिशन टू ऑफ जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया सर्कुलर, बहुत सारे बैक्टीरिया के पास सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड ऑफ जीनोमिक डीएनए, यानी कि मैंने आपको ये बताया था ना कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक करेक्टर, इनके पास ना कुछ अलग तरह के करेक्टर होते हैं। वन सच करेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, यानी रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं। हायर क्लास के अंदर यानी 12th के अंदर आप लोग पढ़ेंगे, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है उसको मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फोरिजन डीएनए के नाम से भी यूज करा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द यूकैरियोट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट के अंदर पाई जाती है भैया, याद रखने का। कोई ऑर्गेनली
लाइक अ वंस इन अ यूकेरियोट। इसके अंदर ऑर्गेनेल नहीं होती है जैसे कि हमारे यूकेरियोट के अंदर होती है। प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ। प्रोकैरियोट क्या होता है, समथिंग यूनिक होता है, जो फॉर्म्स इंक्लूजन बॉडीज बनाते हैं। हमारे पास 3 तरह की इंक्लूजन बॉडीज है, मैंने नाम लिखे थे इंक्लूजन बॉडीज के और मैं भूल गया, नहीं भूला भाई। इंक्लूजन बॉडीज थी हमारी, ग्लाइकोगन ग्रेन्यूल था, और हमारा फॉस्फेट ग्रेन्यूल, और हमारा साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल था। हमारे पास 3 तरह की इंक्लूजन बॉडीज थी, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोगन ग्रेन्यूल या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल बोल लो, या साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल बोलो। ये 3 तरह की हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज थी। एक स्पेशलाइज्ड, लिख रखा होगा यार, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम एक्सेप्शन किसका था, मीसोसोम के पास सेल वॉल नहीं होती जो कि सेल मेम्ब्रेन को कवर करेगी, जो सेल मेम्ब्रेन को कन्वर्ट करेगी। कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोट्स का, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की एसेंशियली इनफोल्डिंग्स होती है, मैंने बताई थी नहीं बताई थी यार। अगर भैया आप भूल गए हो ना भाई साहब, तुम गदर हो। एक बार इसको खोलता हूँ अभी तुमको ना, उसमें दिखाता हूँ मैं भाई यार, डिटेल में। शायद 2 घंटे का लेक्चर हो। चलो, बहुत दिनों बाद लेक्चर आ रहा है ना। मैंने आपको बताया था ये हमारा न्यूक्लियस सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स में। ये उसकी इनफोल्डिंग आ गई है, हमारी लैमेले बन गई थी, हमारी ट्यूब्यूल बन गई थी, ऐसी ट्यूब्यूल थी ना। ये हमारी उसकी वसाइकल बन गई थी, मतलब ऐसे सब समझाया था ना मैंने आपको। तो ये क्या है, ये इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ये इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ये तो आपको समझ आई होगी ना। ये क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बच्चा ये बात आपको याद रखनी है, ये क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल एनवलप और उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। मेरे को याद हो तो मैंने, हाँ हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है भैया। हम आपका पुराना लेक्चर भी इस समय कन्वर्ट हो रहा है, ये हमने पढ़ लिया था क्या? हाँ पढ़ लिया था। ठीक है, तो जो सेल एनवलप और उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या बोले, इंपॉर्टेंट वो है, टॉपिक है। अगर ये नहीं पढ़ा तो आपने पढ़ा क्या, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सेल एनवलप तो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने इसके लिए अपने अपने लिए एक बना रखी है अलग से नोट्स। देखो, जो सेल एनवलप होते हैं ना, ये ज्यादातर प्रोकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं, खास करके हमारे जो बैक्टीरिया हैं। पहले आप सुन लो फिर बताता हूँ, फिर एनसीईआरटी के साथ बताऊंगा। जो प्रोकैरियोट के अंदर ज्यादातर सेल एनवलप पाया जाता है, ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर ये 3 लेयर से बने होते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स जो होता है, तीन, मैंने शेयर नहीं करी क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो लेयर होते हैं, इनके पास 3 लेयर होती हैं। इनके पास 3 तरह की लेयर होती हैं, हमारी ग्लाइकोकैलेक्स, हमारी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल एनवलप। जो एक सेल एनवलप ना 3 लेयर से बना होता है, एक, दो, वाईफाई का साइन, तीन। पहली है ग्लाइकोकैलेक्स, जो सबसे बाहर वाली होती है, यहाँ पे एनसीईआरटी से देख के लिख लेना, अभी बताऊंगा नाम। ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल वॉल होती है बीच वाली, सेल मेम्ब्रेन होती है इनर वाली। ग्लाइकोकैलेक्स आउटर वाली, सेल वॉल मिडल वाली, सेल मेम्ब्रेन इनर वाली। समझ आया? ये टुगेदर मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। भैया समझ में नहीं आता ये स्ट्रक्चर, तेरे को भी नहीं आया होगा समझ में भैया, जो पढ़ नहीं रहा ना, जो कह रहा है अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं यार ये मास्टर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तेरे को समझ भी नहीं आएगा भैया। इस टॉपिक को ना कराने में वो टीचर्स 20 मिनट कर लेते हैं, 1 घंटा ले लिया है। भूल के दिखाना, अगर डिटेल में सुना, अगर भगवान की दया से अगर आवाज सही आई होगी मेरी, तो सब याद आ गया होगा भैया। ठीक है, तो सेल एनवलप 3 लेयर से बनकर मिला है। ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। समझ आया? ग्लाइकोकैलेक्स जो होते हैं पॉलीसेकेराइड की बने होते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम है इंटरेक्ट करना आउटर वर्ल्ड से, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। अरे सर, आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने का काम सेल मेम्ब्रेन का? सोचो 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 सोचो, आया समझ में? नहीं आया ना? ये हमारा सेल है, उसकी सेल वॉल थी, ये हमारी सेल, अरे भैया ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सर ये तो इनर है, ये आउटर से क्या लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, मजाक 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 नहीं आ रहा यार सर, तेरा समझते को कुछ तो पढ़ाना आ नहीं रहा है, तू पढ़ाएगा हमको है, चल निकल ले। ऐसे कह रहे हो? कह रहे हो ना, है कह रहे हो, अरे भैया हमको पता है तुम कह रहे हो। देखो, ये का सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, खाना आ गया, इससे टकराएगा भाई, चल इससे बाहर जाएगा। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म यहाँ पे है बेटा, साइटोप्लाज्म यहाँ पे नहीं है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये सोच रही है भैया, हमारा जो स्कूल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड गेट के बाहर बैठा रहता है, गेट के थोड़ा सा अंदर बैठा रहता है, थोड़ा सा अंदर बैठा रहता है ना, उसके लिए कमरा होता है भाई। इज्जत करो यार सबकी।
गेट है सेल वॉल, गेट से क्रॉस करके आया। रुक जा भैया, ये है भैया गेट। गेट के पीछे है हमारा बॉडीगार्ड, ऐसे गेट को कर दिया क्रॉस। कौन आया आगे? आगे आगे हमारी सेल मेम्ब्रेन, बॉडीगार्ड भैया। पूछेंगे क्या करने आए हो? प्रिंसिपल से काम है, दाखिला करवाना है, या टीचर हो? क्वेश्चंस पूछ रहा है, सेलेक्टिवली परमेबल है, सोच रहा है क्या करना है। सोच रहा है क्या करना है, ये नहीं है भैया चल रहे भैया क्या फर्क पड़ता है, भेजा रहे अंदर सल्ले सेल मेमोरी। सेल वॉल थी घटिया, धोखाबाजी छोड़ी भैया, गेट खोल दिया। सेल मेम्ब्रेन भैया सेलेक्टिवली परमेबल है, यानी ये आउटर और इनर, आउटर और इनर, आउटर और इनर से, आउटर और इनर से इंटरेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये समझ आया? ठीक। स्लाइम लेयर और हमारा कैप्सूल, दो चीज होती है भैया, ये का है, ये का है, अरे समझ नहीं आ रहा। ढीला ढाला शीला, ना 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 ना, अगर ढीला ढाला होगा ना तो लूज शीट है, यानी क्या है? स्लाइम लेयर है। टाइट है, मोड़ो थोड़ा रहता बदमाश हूँ, बदमाश कैप्सूल होगा, यानी हार्ड टफ होगी, रेगुलर होगी, वो होगा कैप्सूल। यानी दो तरह की मॉडिफिकेशंस होती है ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर। सेल वॉल का काम होता है हेल्प करना, मेंटेन करना उसकी शेप को, उसके स्ट्रक्चर को। भैया ई का था, ई का है गेट, ना 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 ना, वॉचमैन, वो तो है, हम नहीं कहते भैया। ई का है, ई है सेल वॉल। सेल वॉल ने एक शेप मेंटेन कर रखी है स्कूल की। स्क्वायर में स्कूल, स्क्वायर में स्कूल है, यानी उसकी एक शेप मेंटेन कर रखी है हमारी सेल वॉल ने। ये बस्टिंग से हेल्प करेगी, मतलब पहले ये फटेगी फिर अंदर वाले को फाड़ेगी। क्या पता पहले फट के बच जाए, बॉम्ब एक ही लगा रखो भैया, बच जाए हम। तो सेल वॉल क्या होता है, मेन हेल्प करती है, मेंटेन करती है उसके शेप को, स्ट्रक्चर को। ये बस्टिंग में, कोलैप्सिंग में मदद करती है। अब on the basis of cell envelope, the cell is divided into two type, gram positive और gram negative। ये ना टॉपिक यार मैंने अपने नोट्स के अंदर लिखा है, लेकिन ये मैं आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा। अगर आपको पढ़ना होगा तो मुझे कमेंट में लीजिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को आसान तरीके से समझा दो भैया। मैं चाह रहा हूँ मैं पढ़ा दूं यार, लेकिन यार रिलायबल करना, टेस्ट आने लग रहे हैं मेरे आपके सबके, तो रिलायबल तरीके से मेरे को आपको पढ़ाना है। चलिए एनसीईआरटी खोलता हूँ जल्दी से, उसके बाद आप से हम विदाई लेंगे, क्योंकि इसके बाद शायद यूकैरियोटिक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा। सेल एनवेलप पढ़ते हैं भैया, और देखते हैं हमने क्या छोड़ा है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है, पर्टिकुलरली जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, हैव अ केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, इनके केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ tightly bound three layered structure, the outermost is glycocalyx, followed by the cell wall, यानी glycocalyx, फिर cell wall, और फिर plasma membrane। All through each layer of envelope performs distinct function। यहाँ तक कि हर लेयर सेल एनवेलप की अलग अलग फंक्शन कर रही है भैया। ऐसा होता है, कुछ प्रोटेक्ट कर रही है, कुछ सेलेक्टिवली परमेबल है, सिंगल शीट है, कुछ हार्ड शीट है, कुछ रेगुलर है, कुछ ये फलाना फलाना। नहीं समझ समझ आया होगा भाई, हमने पढ़ाया है यार तुमको, यार समझ आया होगा। बैक्टीरिया, मैं ये नहीं कह रहा मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन यार मैं, मेरे को खुद समझ आ रहा है, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, खुद मैं पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स on the basis of differences in the cell envelope and in the manner in which they respond to staining produced developed by gram। अच्छा रे, those that take up the gram stain are gram positive and the others they are do not called gram negative। ये था क्या? था यार ये तो, मैं तुमको पढ़ाए, पढ़ाएंगे भैया। अब नहीं पढ़ा तो अब पढ़ा लेंगे, टाइम बहुत है। चलो भाई पढ़ाऊंगा यार, देख एनसीईआरटी के अंदर आ गया क्या। सिर्फ समझ नहीं आई, इन्होंने हमको बोल दिया अब बैक्टीरिया जो है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो ग्रुप के अंदर, उनके डिफरेंस आ जाए सेल वॉल के अंदर एक मैनर के अंदर। अगर वे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, स्टेन प्रोड्यूसर है, डेवलप कर रहे हैं, देखो जो ग्राम स्टेन को ले रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं ले रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव। सर क्या मतलब है सर, समझ नहीं आया सर। प्रैक्टिकल डायग्राम से पढ़ो, वरना पढ़ो मत रे बबुआ। चलो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का कंसेप्ट पढ़ते हैं। मैं ये सॉरी भूल गया था, मैंने पढ़ रखा, मैंने सोचा ऐसे ही पढ़ लिया होगा एक्स्ट्रा में, नहीं ये है यार हमारे एनसीईआरटी में। यहाँ पे पूरा लिख लो ग्राम पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लो ग्राम नेगेटिव। मैं किस तरह पढ़ाऊँ आपको ये, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये आपका कपड़ा है,
वही कपड़ा है, ये फिर वही कपड़ा है, लेकिन कंडीशंस तीनों के अंदर अलग अलग होने वाली है, बताऊंगा क्या। सेम विद दिस, कपड़ा है, वही कपड़ा सेम है भैया, मतलब वैसा ही है, अलग कपड़ा है, तीनों के अंदर कंडीशंस अलग अलग है। इसके अंदर मैंने स्टेन डाल दिया भैया, ये रेड कलर का या किसी भी कलर का स्टेन है, यानी कुछ नहीं है इसके ऊपर। इसके ऊपर मैंने डाला क्रिस्टल वॉयलेट कलर, यहाँ पे इसको ऐसे करके डालो, यहाँ पे लिख लो क्रिस्टल वॉयलेट कलर, यानी क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया, बैंगनी टाइप होता है शायद, क्रिस्टल वॉयलेट कलर डाल दिया। है क्या मेरे पास कलर ऐसे यार, क्यों यार, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत है भाई। अभी देखो, एक सेकंड रुकना रे भैया, एक सेकंड रे, पेन ले, ये वाला कलर ले, वो रे, ये हमने डाल दिया क्रिस्टल वॉयलेट। ये यार ब्लू है तो कोई नहीं यार, कलर लो कम है मेरे पास बैंगनी, लेकिन टाइम नहीं है इतना। क्रिस्टल वॉयलेट कलर डाल दिया, वॉश कर दिया, हल्का हल्का उड़ गया भैया, हल्का 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 हल्का, मतलब सेम ही रहा, ज्यादा फर्क नहीं आया। इसके ऊपर मैंने काउंटर स्टेनिंग कर दी, नया कलर डाल दिया। ये भाई शरीफ बच्चा था, सेम का सेम रहेगा भैया, वॉश करने के बाद इन दोनों का कलर रहेगा सेम, लेकिन दूसरा कलर डालने के बाद ये तो रहेगा भैया सेम। पूरे भैया धोखेबाज, काउंटर स्टेनिंग आई थिंक सो ऑरेंज कलर का होता है, ये भैया बदल गया भैया कलर, अरे धोखेबाज रे भैया। तो ये है ग्राम नेगेटिव। डेफिनेशन आपकी मैंने आपको पढ़ा दी है, डेफिनेशन का है हमारा मतलब, वैसे पढ़नी है तो लोग पढ़ लो। इसमें हमसे लिखा गया है, those that take up the gram stain are called gram positive, those do not take the gram stain, those do not take are called gram negative। समझ आया, जिन्होंने रख लिया वो पॉजिटिव, जिन्होंने नहीं रखा वो नेगेटिव, ये समझ आ रहा है। जिन्होंने रख लिया वो पॉजिटिव, जिन्होंने नहीं रखा वो नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि समझ आना चाहिए, मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, एनसीईआरटी खोल लेते हैं, मैंने क्या खोली, एनसीईआरटी खोल रखे हैं ना, ठीक है चलो। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, इट कुड बी लूज शीट, ये लूज शीट हो सकता है जिसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, कुछ के अंदर पाया जाता है। कुछ के अंदर ये मोटा हो सकता है, टफ हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कैप्सूल। ये बात ऐड कर लेना, सॉरी मैंने बता नहीं पाया। ग्लाइकोकैलिक्स मतलब ये मोटी और पतली वाली, लूज वाली, ये बता, लूज वाली बताइए, मोटी और वाली नहीं बताइए, ये याद कर लेना। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, अब जो सेल वॉल होती है ना भाई, वो सोचती है इसकी शेप कैसी होगी। आपकी मम्मी सोचती है इसके कपड़े कैसे पहनेंगे, सोचती है नहीं सोचती, जिसकी नहीं सोचती भाई वो अलग आइटम है। जो सेल वॉल होती है वो डिटरमाइन करती है शेप ऑफ अ सेल को, और प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो प्रिवेंट करता है बैक्टीरियम को बस्ट होने से, कोलैप्स होने से, मैं बताया था। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, नेचर के अंदर इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। जो मेम्ब्रेन होते हैं सिमिलरली स्ट्रक्चरली टू दैट यूकैरियोट, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट यूकैरियोट, स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज अ म्यूजियम, कुछ छोड़ा तो नहीं है, बताऊंगे सो हाँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं स्ट्रक्चरली परमेबल होते हैं, बताए थे, इंटरेक्ट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। जो मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर स्ट्रक्चर होती है जैसा यूकैरियोट के अंदर होती है। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे मेसोम मिजोम बोलते हैं, जो बनता है एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लेमेले वसाइकल ट्यूब्यूल बताया था, गर्ल मटोल, हमारा ट्यूब्यूल, हमारा वसाइकल बसाया था नहीं बसाया था, याद रखो बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। दे हेल्प इन अ सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, डीएनए रेप्लिकेट करता है और डॉटर सेल्स बन जाती हैं। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के अंदर मदद करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस के अंदर मदद करते हैं, कि इंक्रीज कर देते हैं अपने सरफेस एरिया को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंजाइमेटिक कंटेंट का क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ प्रोकैरियोट के अंदर जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गाई के नाम से जानते हैं, बहुत सारे अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिन्हें हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, विच कंटेन पिगमेंट, जो कि एक पिगमेंट कंटेन करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने बताई थी ना, क्रोमेटोफोर होता है, डायग्राम के अंदर बताई हुई, बैक करके देख लेना, ठीक है। बैक्टीरियल सेल क्रोमेटोफोर कंटेन करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरियल सेल क्या होते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं भैया, ये तो पता ही होगा, ठीक है। बैक्टीरियल सेल क्या होता है, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। क्वेश्चन उठा सर, मोटा है सर, मोटा होगा क्या, मोटा 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 सर, मोटा नहीं होगा, नहीं बता रहा हूँ मोटाइल का क्या मतलब होता है, बता। वीडियो पॉज हो गई थी क्या, हाँ चलो। मोटाइल का मतलब होता है, मोटाइल का मतलब होता है जो चीज मूव कर सकती है। नॉन मोटाइल का मतलब है जो भैया मैं हूं, ले भैया बैठा हूं, कर दे इसको बस सीमेंट मार घेर के, या छत के है, ये छत क्या है, नॉन मोटाइल है। ये दीवारें क्या है, नॉन मोटाइल है, यानी हिल सकती नहीं हिल सकती है,
ऐसा तो नहीं है, हेलो। हाँ, 4 नंबर दीवार ऊपर वाले कमरे में, हर्ष के कमरे में जो राइट वाली दीवार, एक बार आ जाए यार, रोहतक आ जाए, एक बार दिल्ली आ जाए, एक बार चंडीगढ़ आ जाए, तो गुड़गांव आ जाए, ऐसे ऐसे हो सकता नहीं, हो सकता ना, यानी वो नॉन मोटाइल है भैया, वो निकल सकती है यार। हम मोटाइल हम मिल सकते हैं, हेलो। हाँ भाई आ रहा हूँ यार, अरे भाई 2 मिनट रुक जा, फ्लैट पकड़ के आ रहा हूँ, यानी हम जा सकते हैं, वी आर एबल, हमारे पास एबिलिटी है जाने की। Bacterial cell may be motile, non-motile. If the motile, they have a thin filamentous extension from the cell wall called flagella. मैंने बताई थी flagella के बारे में, सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं, सेल वॉल को क्रॉस करते हैं। बैक्टीरिया show a range in their number and arrangement of flagella. Bacterial flagellum is the composed of 3 parts. अब बैक्टीरियम फ्लैजिलम, बैक्टीरिया फ्लैजिला के पास 3 पार्ट होते हैं। मेरे को पीपीटी खोलने की जरूरत नहीं, यहाँ से बताता हूँ। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी है सेल वॉल, यहाँ से हमारा निकल रहा है क्या, यहाँ से हमारा निकल रहा है हमारा फ्लैजिला। इसके अंदर हमारा फिलामेंट होता है, हुक होता है, बेसल बॉडी होती है, हुक होता है, बेसल बॉडी होता है, फिलामेंट होता है, हुक होता है, बेसल बॉडी होती है, फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट फिलामेंट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट। यहाँ से डिकोड कर दो, ये फिलामेंट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये पहले वाला है फिलामेंट जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। हुक यहाँ पे होता है, आपके बाल, आपको कुछ अटकाना है तो हुक लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेल अटका रखा है तो हुक है ये। बेसल बॉडी सबसे नीचे वाली भाई, जड़ जड़ बेसल बॉडी होगी इसकी, तो ये क्या है, ये है हमारा फिम्ब्रे ओ फ्लैजिला, सॉरी फिम्ब्रे निकल गया, नीचे लिखा था। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम अ सेल स्ट्रक्चर, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस से निकलता है आउटसाइड। फ्लैजिला के अलावा फिलाई होता है, फिम्ब्रे होता है, जो ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के, लेकिन कोई रोल नहीं करते मोटिलिटी के अंदर। इसका काम होता है फिम्ब्रे का, फ्लैजिला का, लेकिन पिलाई और फिम्ब्रे का कोई काम नहीं होता भैया मोटिलिटी के अंदर। जो पिलाई होता है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। जो फिम्ब्रे होता है वो छोटे ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, जो स्प्राउटेड होते हैं साउल सेल के। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प टू अटैच अ बैक्टीरिया टू रॉक इन अ स्ट्रीम एंड आल्सो टू होस्ट टिश्यूज। मैंने कुछ लिखे से बता देता हूँ। पिलाई क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो मदद करता है पार्शियल डीएनए ट्रांसफर के अंदर, पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। फिम्ब्रिया क्या होते हैं, ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया के अंदर मदद करते हैं। ठीक है, मेरे में तो अब राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी स्टार्ट हो रही है, नोट्स में यहाँ से पढ़ लेते हैं, कुछ आएगा तो पीपीटी खोल लेंगे। प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। प्रोकैरियोट के अंदर जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पे लगे होते हैं, ये हमारे यहाँ पे पढ़ा दूंगा, पीपीटी की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद सेल वॉल भी होगी। तो प्रोकैरियोट क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन पर एसोसिएटेड होंगे हमारे क्या, राइबोसोम्स इसकी सेल मेम्ब्रेन पर एसोसिएटेड होंगे, बताए थे 70s होते हैं हमारे। They are about they are about 50 nanometer to 20 nanometer in a size and are made up of a subunit 50s and 30s। अब देखो, ये प्रोकैरियोट के अंदर 70s जो है, 50s और 30s, 50 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 80, 60 70 80। ऐड नहीं करना इसको, इसको ऐड नहीं करना, इसको बस याद रख लो 50 यूनिट्स, ऐसे याद ही रखनी है कि 70s की जो सब यूनिट्स हैं वो होंगी 50s 30s, उसके अंदर भी हमारी थी अलग से। उसके अंदर जो थी हमारी 80s के अंदर भी हमारी समथिंग दी हुई थी, वो 80 या समथिंग 80 हमारी थी, 50 और 40 थी शायद, 50 और 40 थी, वो याद करनी है, एक बार देख लेना आप। ठीक है, तो 70s है, 50 और 30, ये आपको सब यूनिट याद रखनी है। विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म अ 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। समझ आ गया, यानी मैंने बताया था प्रोकैरियोट के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोट के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है, उसके सब यूनिट है 50s 30s। ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, ये था, मैं आपको कभी फ्री टाइम में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, अभी टाइम नहीं है इसमें ना, ये काम आना आपके। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है भैया, कभी हल्के में ले रहे हो राइबोसोम ने, राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये याद रखनी है। हु इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ribosome is the site of the protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called a polyribosomes and polysomes। देखो, बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं जो अटैच होते हैं सिंगल आर एम आर एन ए से, जो बना लेते हैं राइबोस पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। जो राइबोसोम होते हैं, पॉलीसोम ट्रांसलेट करते हैं हमारे आरएनए को प्रोटीन, यानी यही प्रोटीन्स को बनाता है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी के बारे में मैंने बताया था, मेम्ब्रेन लेस होती है, फ्रीली रहती है, साइटोप्लाज्म में कहीं पड़ी होती है भैया, मैंने आपको शायद ये नहीं बताया था इंक्लूजन बॉडीज कैसे होती है, ये बता देता हूँ। हमारे पास ये सेल था, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन थी, हमारे अलग स्ट्रक्चर्स थे हमारी, ये क्या, ये इंक्लूजन बॉडीज है। ये देखो, ये इंक्लूजन बॉडी है हमारी, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल है, अलग अलग ग्लाइकोगन ग्रेन्यूल है, अलग अलग, यानी ये फ्रीली पड़ी हो, कहीं पे भी पड़ी हो सकती है, ये कोई अटैचमेंट नहीं है इनके पास कि आप यहाँ पे पड़ी रहोगे, ऐसे ऐसे पड़े रहो, इनके पास कोई पाबंदी नहीं है, कहीं पे भी रह सकती है। यानी कि ये क्या है,
ये हमारी लाइव लाइफ फ्री रहती है साइटोप्लाज्म के अंदर और मेम्ब्रेन लेस होती है, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ग्रेन्यूल्स मैंने बताया था, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफिलिन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताई। उसके बाद ठीक है, रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड दे आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी, दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, ये लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, जैसे साइनोफ्रेसन ग्रेन्यूल है, ग्लाइकोगन ग्रेन्यूल है। गैस वैक्यूल जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते हैं शुरू करते हैं। प्रोकैरियोट दोनों इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द यूकैरियोट इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, जितने भी प्रोटिस्टा है, प्लांट है, एनिमल है, फंगाई है, सारे के सारे यूकैरियोट्स है। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर से सिंगल मोनेरा ही होगा जो कि हमारा प्रोकैरियोट होगा। बचे वो प्लांट, फंजाई, एनिमल और हमारा प्लांट क्या होंगे, प्रोटिस्ट जो होंगे, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे। यूकैरियोट सेल ये बाद में पढ़ेंगे, अभी सोच रहे हैं सर क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, ये बाद में पढ़ लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, यूकैरियोट सेल के अंदर ना एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, हर एक चीज एक वेल मैनर के अंदर एक अच्छी तरह से बैठा हुआ है। जैसे एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ के लिए अलग कमरा, टीचर्स के लिए अलग कमरा, स्टूडेंट्स के लिए अलग कमरा, हर किचन के लिए कमरा, वॉशरूम अलग है। ये नहीं है ना क्लास के अंदर वॉशरूम हो जाना, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या है ना कि जो हमारा कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होती, यूकैरियोट के अंदर होती है। ये पॉइंट भी आप अपने स्कूल के अंदर लिख सकते हो। थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यूकैरियोटिक सेल पोजेसेस एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, एक बढ़िया न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है। एडिशन ऑफ यूकैरियोट हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटिव एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर डीएनए होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेसेस सेल वॉल। प्लांट और एनिमल सेल क्या होते हैं, दोनों के पास सेल वॉल होती है। ओ सॉरी, प्लांट के पास सेल वॉल होती है, एनिमल के पास नहीं होती सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास होती है। प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल व्हिच आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल, और द अदर एंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियल्स, सेंट्रियोल्स होते हैं जो एब्सेंट होते हैं ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स के अंदर। सेंट्रोजोल क्या होता है, हर एक प्लांट के अंदर होता है। इसको आप पढ़ लेना, ये आपके काम आ जाएगी। ये जो सारा डायग्राम है ये आपको पढ़ना है, ये आपके काम का है। मैं ऐसे पागल नहीं हूँ जो बोल के जा रहा हूँ, ये आपको पढ़ना है। शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, 2 वीडियो के अंदर डिस्कस हो जाएगा। लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेन टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस। सबसे पहला सेल ऑर्गेनली है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये पढ़ते ही इस क्लास को कर देंगे एंड। उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक तो नहीं रहेगा, लेकिन उसको हम कभी और कर लेंगे, क्योंकि इतना एक्चुअली क्या है ना, ये मेन है। मैंने कईयों के टेस्ट के अंदर देखा है, अभी तक इतना ही हुआ होगा, क्योंकि 1 जुलाई से स्कूल खुलते हैं, तो इतना ही हुआ होगा। तो अभी आज के लिए इतना ही करेंगे सेल मेम्ब्रेन तक, उसके बाद इसको खत्म करके जय श्री राम बोलेंगे, एक मंत्र बोलेंगे, खत्म करेंगे अपने आज के इस कार्य को। और ठीक है, सेल सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा आप, अ, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। मैं अपने नोट्स खोलू ना, यूकैरियोटिक आई ठीक है। हाँ, हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। Details of cell membrane were deciphered when the advent of electron microscope took place. देखो, सेल मेम्ब्रेन का ना पता जब लग पाया था जब 1950 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानना है। हमारा मॉडल सेल था एक जो यूज करा गया था हमारे राइट ब्लड सेल्स के अंदर, इरेथ्रोसाइट जिन्हें बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो स्ट्रक्चर होता है ना सेल मेम्ब्रेन का, वो मेनली बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। फोस्फोलिपिड होते हैं ज्यादातर। और अब प्रोटीन क्या है ना, डिपेंड करते हैं कि उनको निकाला कैसे गया, एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक का मतलब है, एक्सट्रिंसिक यानी जो बाहरी पाए जाए, इंट्रिंसिक जो कि हमारी अंदर पाए। डायग्राम नीचे दिख रहा होगा आपको। लिपिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है एज अ बाइलेयर। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ के बताऊंगा, अभी आपको मैंने शॉर्ट नोट बना के उनमें से पढ़ा रहा हूँ। प्रोटीन जो होता है इंट्रिंसिक होता है, इंटरकल होता है यानी पार्शियली इम्बेडेड होता है, टोटली इम्बेडेड होता है। प्रोटीन हमारे पास 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के केस के अंदर। पार्शियली
इम्बाइंडेड और टोटली इम्बाइंडेड। पार्शियली इम्बाइंडेड वाले को हम बोलते हैं, टोटली इम्बाइंडेड वाले को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि थोड़ा थोड़ा दबा होता है, थोड़ा थोड़ा अंदर होता है, थोड़ा थोड़ा बाहर होता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक के अंदर आपको डिफरेंस समझ आया होगा, आई होप सो। अदर देन प्रोटीन एंड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है भाई, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है भाई हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन से बनी हुई है, मानता हूँ। प्रोटीन इंट्रिंसिक हो सकता है, एक्सट्रिंसिक हो सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और हमारा कोलेस्ट्रॉल भी तो पाया जाता है भाई, पाया जाता है भाई, याद रखना है भाई। मैं ऐसे नहीं बोल रहा भाई एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा भाई, सारी चीजें जो बोली है ना अभी अभी तक जो बोली है सब आएंगी। अब कुछ ना रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का, जो वेरी करता है भाई। रेशियो होता है प्रोटीन लिपिड का जो वेरी करता है। जैसे राइबोसोम के अंदर एरिथ्रोसाइट है, राइट ब्लड सेल्स है, उनके अंदर लिपिड तो होता है 40% और प्रोटीन होता है 52%। ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है भैया? ये स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर करता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का काम है स्टेबलाइज करना मेम्ब्रेन को एनिमल सेल्स के अंदर। ये बात याद करना याद। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था ना हमारा, ना सिंगर और निकोलसन साहब आए थे 1972 के अंदर, 1950 के अंदर भी दे रखा है। 1972 के अंदर सिंगर और निकोलसन साहब आए थे, जिन्होंने बताया हाँ भाई साहब, ये है मोक्ष, ये है प्राप्ति, ये है धर्म, ये है कर्म। उन्होंने बताया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल लेकर आए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल लेके आए थे। इन्होंने अच्छे से बताया था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को। इन्होंने बताया पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल्स होते हैं। पोलर हेड क्या होता है? हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। नॉन पोलर टेल हमारी हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो पानी से जिन्हें डर लगता हो, जिन्हें फोबिया हो। हाइड्रोफिलिक होता है पानी से डर नहीं लगता भाई, आवारा है हम तो। हम तो आवारा हैं, आवारा थे, आवारा रहेंगे, वो दे टॉक लाइक दैट, समझ रहे हो? प्रेजेंटेशन ठीक है, चलो रे भैया। इसका स्ट्रक्चर पता है किस प्रकार है? ये हमारे पोलर हेड है, ये हमारे पोलर टेल्स है। ये कुछ ना ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं भाई, बहुत सारे। मैं अभी दो तीन ही बना के दिखाऊंगा, मेरे पास इतना वो नहीं है कि आपको पूरा दिखाऊं। ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे। ये इसके ऊपर बहुत सारे ऐड है, ये पोलर ऐड है इसके, ठीक है, ये पोलर ऐड है। ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। आपके एनसीटी के अंदर लिख रखा है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। अगर देखो, पोलर हेड, पोलर टेल, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। टेप नहीं है, ये पानी का गिलास है, पानी भरा हुआ है के अंदर। सोच लो यार, बायोलॉजी वाले हो, मैथ मैथ वाले हो, फिर भी वो कर लो। बायोलॉजी वाले हो ना। पानी है, तेल है, हाइड्रोफोबिक है। दाबी ओए उल्टी दाबी ऑब्जर्व करेगा, गलत है, यानी इसको ऐसे नहीं रख सकते, इसको छुपा कर रखना पड़ेगा, यानी ऐसे हो जाएगी। अब इसका रक्षक आएगा फिलिक। हम नहीं डरते तेरे से, आजा। हाइड्रो हाइड्रोफिलिक नीचे यानी पानी वाला नीचे, और हाइड्रोफोबिक ऊपर यानी पोलर टेल्स ऊपर, हाइड्रोफिलिक नीचे यानी पोलर हेड नीचे। यानी क्या, ये हमारे यहाँ पे वाटर वाटर है, लेकिन ये वाटर से बचने के लिए हमारे बैठे हैं, इसलिए हाइड्रोफोबिक है। ये क्या, हमारी हाइड्रोफोबिक है, ये बात आपको याद रखनी है बच्चा। ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अब कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इसके यहाँ मैं इसको ऐसे नहीं बनाना चाहता, इसको ना ऐसे बनाता हूँ ताकि आपको दिखे। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इसके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ऐसे। कुछ प्रोटीन होते हैं जैसे ये वाला निकल के आ गया, यानी आधा बाहर है, आधा अंदर है। अब आपको निकालना है प्रोटीन, मान लो, तो आसानी कौन सी होगी, ये वाला निकालने में या ये वाला निकालने में? बाहर वाला यार, जो आधा लिकड़ा हुआ आधा जा रखा है ना, वो वाला आसानी होगी भाई निकालने में, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा ही हमारे निकोलसन इन्होंने बताया हमारे सबने कि ऐसा ऐसा होता भाई हमारे इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या था हमारा, वो था, याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ, कुछ और तो नहीं बता रखा मेरे डायग्राम के अंदर। मैं आपको बता देता, लिपिड कॉजली या ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं कुछ हमारे, ठीक है, और मेरे को तो इम्पोर्टेंट लगा नहीं है। बस यही, अब एनसीईआरटी रीडिंग मारते हैं और हमारे आज के इस टॉपिक को करते हैं फिनिश। टाटा गुड बाय गया। फिनिश टाटा गुड बाय गया, फिनिश टाटा गुड बाय गया, फिनिश टाटा गुड बाय गया। चलो।
The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950। जब तक हमारा 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था, उसके पहले थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इलेक्ट्रॉन हमारी सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद 1950s में हमारे मजे आ गए पढ़ने के लिए, हमारे सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए। Meanwhile, the chemical studies on the cell membrane, especially in the human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure of। लेकिन कुछ ना ऐसी केमिकल स्टडीज करी जा रही थी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल के ऊपर करी जा, ज्यादातर रेड ब्लड के सेल ही के ऊपर करी जा रही थी, जो साइंटिस्ट को ना पॉसिबिलिटी को थोड़ा कम कर रही थी ढूंढने में, यानी मदद कर रही थी, वो निकाल रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो स्टडीज थी ये बताती थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली कंपोज करती है लिपिड और प्रोटीन को। ये बात इंपॉर्टेंट है, लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ये वाला जो मैंने ऊपर मार्क करा और एक ये वाला। द मेजर लिपिड आर फोस्फोलिपिड। जो मेजर लिपिड होते हैं वो फोस्फोलिपिड होते हैं, जो अरेंज होते हैं बायलेयरी फॉर्म में, दो लेयर की फॉर्म में। Also, the lipid are arranged within the membrane with the polar head toward the outer side and the hydrophobic tail toward the inner part. Important. Hydrophobic hydrophile, the outer part is placed at the outer side and the inner part of the tail, the polar tail, is present in the inner part. The ensure that the non-polar tail are saturated hydrocarbon होते हैं जो protect करते हैं aqueous environment से। समझ आया बेटा? ठीक। In addition of a phospholipid membrane also contains cholesterol। phospholipid के उसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है हमारा एडिशन में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन साफ साफ बता देगी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को भी कंपोज करती है। जो रेशो होता है प्रोटीन और लिपिड का वेरी करता है कंसिडरेबली, अलग अलग सेल टाइप। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है इरेथ्रोसाइट की अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन एंड 42% 40% ऑफ लिपिड पाया जाता है। डिपेंड करता है केस उसका एक्सट्रैक्शन कैसा होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैसे होंगे, इंटीग्रल होंगे या पेरिफेरल होंगे। पेरिफेरल का नहीं, थोड़े बाहर धसे होंगे या अंदर धसे होंगे, इसका मतलब जान लो। एक्सट्रिंगल बोला था, इंटीग्रल और एक्सट्रिंगल वो याद रख लो। Peripheral protein lie on a surface of a membrane, while the integral protein are partially and totally buried in the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन टोटली बरीड वाले इंटीग्रल, थोड़े बाहर थोड़े अंदर पेरिफेरल। ये याद रहेगी बात, याद रखिए। हमारे डायग्राम में इसको पढ़ लो, देखो इसमें आपको क्या, ये इंटीग्रल प्रोटीन है पूरा धसा हुआ है। ये क्या है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, आधा अंदर आधा बाहर निकालने में आसानी है। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल। ये हमारा फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है, आपको दिख रही है पोलर हेच की ऐसी लेयर, ये फोस्फोलिपिड की बाई लेयर आपको दिख रही है ना, मैं बना के भी दिखा रहा हूँ। तो ये आपको समझ आनी चाहिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो सिंगर और निकोल्सन साहब ने दिया था। एन इम्प्रूव्ड मॉडल दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का सिंगर और निकोल्सन जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन 100% आएगा आपको, चाहे कोई टेस्ट हो। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely exploited by the fluid mosaic model के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसके हिसाब से जो क्वासी फ्लूइड नेचर और लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट, यानी लेटरल यानी साइड साइड्स में लेटरल मूवमेंट करते हैं ओवर बाय लेयर के ऊपर। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट फ्लूइडिटी। जो एबिलिटी थी मूव करने की विद इन द मेम्ब्रेन, उसे इस फ्लूइडिटी थी। जो फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन था वो इंपॉर्टेंट था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक अ सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन, सेल इंटरजेक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन, इनमें उसका मदद आ रही थी। One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of the molecule across it. The membrane is selectively permeable to some molecule present in either side. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called a passive transport। देखो सेल मेम्ब्रेन है, इसको सेलेक्टिवली परमेबल बोलती है, जैसे मैंने आप समझाया था, चलो उसकी बात नहीं है। लेकिन हमसे बोला गया है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो चले जाते हैं मेम्ब्रेन के बिना किसी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी के, और उन वे मॉलिक्यूल जो बिना किसी एनर्जी के जा रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। बिना एनर्जी के चला गया यार, ऐसे पड़ा, जा यार जा, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। Neutral solids may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from the higher concentration to lower। ये तो सिंपल सी बात है, हायर concentration से लोअर concentration में जा रहे हैं। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर जो है वो भी मूव करता है मेम्ब्रेन के अंदर हायर से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर, ये भी पता है। मिस्त्री बनाते हैं तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन वाला, ताकि वाटर मूव कर सके या जो भी अटके वो मूव कर सके। मूवमेंट ऑफ अ वाटर बाय डिफ्यूजन इक्वल्स ऑस्मोसिस, तो पता ही होगा यार। नहीं पता तो कमेंट कर देना, कमेंट का आंसर जरूर दे दो ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है। वैसे ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट करना वाटर के डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है। As a polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein। उन्हें carrier protein की जरूरत है भैया, हमें फैसिलिटेट करने के लिए उनके ट्रांसपोर्ट को। उन्हें किसी के भाईचारे की जरूरत है, उन्हीं को बताना है
कि भैया आप जस्ट लाइक आप मान लीजिए किसी पार्टी के अंदर गए हैं, लेकिन आपके पास वहां का पास नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप जानकारी निकाल लेंगे। जस्ट लाइक वहां का जो मैनेजर है वो आपके पापा का, अंकल का, मामा का, लड़के का, चाचा का ताऊ लगता है, तो आप कहेंगे हेलो अंकल जी, प्लीज हमको एंट्री करा दीजिए। तो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होगी, यानी हमसे लिखा गया है न्यूट्रल सॉलिड मूवमेंट ऑफ वाटर डिफिशन एज अ पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास नहीं कर सकते नॉन पोलर लिपिड वैसे, तो उन्हें करियर प्रोटीन यानी उन्हें फैसिलिटी चाहिए होती है मेम्ब्रेन की फैसिलिटेट करने के लिए उनका ट्रांसपोर्ट को, यानी ये उनकी फैसिलिटी थी ट्रांसपोर्ट करने की। एक फ्यू आयंस होते हैं मॉलिक्यूल्स और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन ये आपको याद रखना है। सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर एटीपी जो है पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाती है, एनर्जी उसकी यूटिलाइज हो जाती है, जिसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज होगी, जिसके अंदर एटीपी यूटिलाइज होगी, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैसिव और एक्टिव के अंदर समझ आएगा, जिसके अंदर हो गई हो एनर्जी यूज उसे एक्टिव बोलेंगे, जिसके अंदर नहीं हो उसे पैसिव बोलेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। कैसा लगा डिटेल में बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है और आई होप भगवान से मेरी रिक्वेस्ट है कि बढ़िया ही लगा हो आप सभी को, और फीडबैक जरूर दीजिए करिए कि ऐसा ऐसा सर आपने प्रॉब्लम करी। 1 घंटा 30 मिनट का लेक्चर था, कुछ इतना बड़ा लेक्चर नहीं था। ये टॉपिक समझाने में बंदे आधा घंटा मुश्किल से लेते हैं, हालांकि समझ भी आ जाता होगा आपको, पर मेरा काम था मेरी अभी मैं किसी से कह दूं जो बच्चे थे एक्सटेंसिव और इंटर्नशिप बता दो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट बता दो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बता दो क्या होता है, राइबोसोम हमारा 70s में जो सब यूनिट्स थी वो बता दो क्या होता है। सब यूनिट्स बहुत सारे बच्चे बताएंगे, 50+20 बहुत सारे बच्चे बताएंगे, 40+80 बताएंगे कुछ। जितने क्वेश्चन पूछे ना लास्ट में ये सारे क्वेश्चन कमेंट के अंदर देके जाना। पहला क्वेश्चन था इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, परिफेरल का क्या मतलब होता है, तीसरा क्वेश्चन था हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, चौथा क्वेश्चन था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, पांचवा क्वेश्चन था हमारा क्या आपने आज इंजॉय करा लेक्चर में, हाँ तो ये, ना तो ये। लेकिन ये लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखना वाई, जिसकी वजह से मैं इंप्रूव कर सकूं, जिसकी वजह से मैं इंप्रूव कर सकूं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर एक बढ़िया टॉपिक के साथ। सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट। अगर आप डिसलाइक लाइक कर देंगे तो मुझे उससे पता चल जाएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो अपने आप लाइक करके देंगे, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके जाएंगे। आज मैं बहुत आराम से बोला हूँ और मुझे नहीं पता आवाज कैसे आई होगी, आवाज आ गई होगी तो ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आवाज नहीं आई होगी तो किस्मत में। जय भोलेनाथ, जय श्री राम। मैंने आपको एक मंत्र के लिए वादा करा था और वो वाला मंत्र बोलते हैं एक बारी। और वो मंत्र मैं चाहता हूँ मेरे सभी दोस्त बोलें, वो मंत्र इम्पोर्टेंट है। आंखें बंद कीजिए। हम काली माता का मंत्र बोलने वाले हैं। वो मंत्र है कुछ इस प्रकार का, ओम जयंती मंगला काली जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा शिवा शिवा दात्री शिवा शब्दा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी समा शिवा शिवाधात्री सर्व स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम शांति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।